नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। और जैसा कि आज सभी का हिंदी का संस्कृत शिक्षा विभाग से होने वाला हिंदी व्याख्याता की जो परीक्षा हुई थी उसका जो हिंदी का पेपर था, तो आशा करता हूं आप सभी का बहुत अच्छा हुआ हो और अच्छे अंक आप प्राप्त करें। जो आपने मेहनत की है डटकर, उस मेहनत का आपको फल प्राप्त हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो साथियों, जैसा कि आज पेपर हुआ था, पेपर को देखा मैंने और इच्छा थी कि बहुत जल्दी आंसर के लेकर आऊँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी है उनके लिए मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं अपनी तरफ से एक आंसर के लेकर आया हूँ जो आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आज का जो पेपर है मैंने देखा अच्छे से, बार बार देखा, तो मैंने देखा कि मतलब जो पेपर है अच्छा पेपर था। मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो पढ़ने पर आप कर सकते हो। ये वैसा पेपर नहीं था कि कठिन बनाने के लिए जिसको कठिन बनाया गया हो, क्योंकि पीछे से मैंने काफ़ी समय से मैं परीक्षाओं का पैटर्न देख रहा हूँ कि पेपर को कठिन बनाने के लिए ही कठिन बनाया जा रहा है। मतलब जो क्वेश्चंस है वो ऐसे उठाए जा रहे हैं कि कठिन लगे। अब उन क्वेश्चंस का लेना देना कुछ नहीं है हिंदी साहित्य से। नॉर्मली क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा हो वहीं से क्वेश्चंस उठाने होते हैं, जो पाठ्यक्रम रहता है वहीं से, लेकिन कहीं से भी उठा लिए। कहने से तात्पर्य कि जैसे आज जो क्वेश्चंस आए हैं ना, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस को छोड़ दे तो ज़्यादा से ज़्यादा भी जो कहीं मिल नहीं रहे हो या ऐसा लगे कि शायद ये क्या हो सकता है या सही जवाब इसका क्या होगा, ऐसे कोई 4-5 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। कहने से तात्पर्य है कि नॉर्मली आप डॉक्टर नगेंद्र से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कोई समस्या नहीं है, पूछिए आप, ठीक है ना। स्टूडेंट को पढ़ रहा है और पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, शुक्ल से पूछ रहे हो, पूछिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक और जैसे गणपति चंद्रगुप्त से पूछा जाना, हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछा जाना, और उसके अलावा जो मतलब इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेना, हिंदी साहित्य कोश से क्वेश्चन पूछ लेना, बच्चन सिंह से पूछ लेना, मतलब कहीं से भी किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछ लेना, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी सभी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। शुक्ल और नगेंद्र तो लगभग पढ़ते रहते हैं, तो ये तो आप पूछ सकते हो, या जो पाठ्यक्रम है उसमें से कुछ भी कठिन पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि बिल्कुल कठिन के लिए। तो अच्छा पेपर था। देखते हैं क्या रहती है आंसर की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है पहला प्रश्न? हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भरित तमीर पर परम प्रभा में बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा विवाह वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। इस काव्यांश में प्रयुक्त छंद है। तो जो ये सीरीज का पेपर था ये तो मुझे ठीक लग रहा है। शुरुआत में ये पूछा है कि इस काव्यांश में प्रयुक्त छंद है ए बैस है या फिर 1 2 3 4 5, ये 5 वाला था ही, ये भरने जरूरी थे, पता ही आपको। तो 1 2 3 4 5 गीतिका है, रोला है, उलाला है, चौपाई है। तो इसके बारे में हम सीधा सा अपने को ये देखना होता है कि क्या है। वर्ण गिन के देख लो और मात्रा गिन के देख लो, सीधी सीधी बात है। अपने वर्ण गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कोई मतलब नहीं है। तो अपने इसकी मात्रा गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 1 3 2 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 1 12 12 और 1 13 13 और 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 मात्राएं। तो 24 मात्राएं आ रही है, आप गिन लेना। 24 मात्राएं किस में आती है? 24 मात्राएं किस में आती है? उलाला में। किस में आती है? उलाला में, ठीक है ना। सीधा सही पड़ा है। किस में आती है 24 मात्राएं? उलाला में, रोला में आती है, ठीक है ना। गीतिका में कितनी आती है? 26 मात्राएं आती है। उलाला में कितनी आती है? 28 आती है। चौपाई में कितनी आती है? 16 मात्राएं आती है। तो सीधा सीधा उत्तर क्या है? रोला है। उत्तर क्या है इसका? रोला, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, मैं इस तरह से साथ ही ले लेता हूं क्वेश्चंस, ठीक है ना। काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में चलो
नंबर वाइज ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो संगत है? हमने क्या देखना है? संगत देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है हमने? संगत विकल्प। कौन सा विकल्प संगत है? दिख रहा है आपको? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। अपने को संगत देखना है। क्या देखना है? संगत, ठीक है ना। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में वर्ण होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो असंगत है। रोला वर्णिक मुक्त छंद है, तो रोला क्या है? मात्रिक छंद है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 15-13 पर यति होती है। गीतिका के प्रत्येक चरण में, गीतिका में होते ही 26 है, तो 15 चरण पर कैसे होगी? नहीं। दोहा मात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद, हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि 13-11 पर यति होती है। तो उत्तर रहेगा हमारा 4, संगत यही रहेगा, दोहा वाला, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं 3 नंबर पर। 3 की बात करें तो, जनक जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, जो आंखन सब देखिए आंखें न देखी जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए, बै, सै या फिर द? तो किसका प्रयोग हुआ है? ज्यों का प्रयोग हुआ है। एक तो ज्यों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो जिमी जैसे तो जिही में भी सभी में आ जाते हैं, तो ये पद हमें या थोड़ा सा समझ में आएगा तो हम शायद कर पाएंगे। वैसे रूपक में तो रूपक भी नहीं होता, क्योंकि आरोप होता है, आरोप इसमें नहीं दिख रहा, उत्प्रेक्षा भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना। दृष्टांत और उदाहरण में से हो सकता है। तो क्या होगा? जगत जनायो जिहि सकल, कि जगत जनायो जिहि सकल, भी संपूर्ण जगत को जिसने जन्माया है या बनाया है, सो हरि जान्यो नहीं, उस हरि को हमने जाना नहीं। कि जिसने सारे संसार को बनाया है उसको ही हमने नहीं जाना। ये तो ऐसा हो गया जैसे जो आंखन सब देखी आंखी न देखी जाही, कि जिस आंख से हम सब कुछ देखते हैं लेकिन उस आंख से हम उस आंख को ही नहीं देख पा रहे। हमारे साथ ये स्थिति हो रखी है। तो इसमें क्या होगा? जो मतलब उदाहरण दिया गया है, उदाहरण दिया गया है इस बात के लिए, इस बात का उदाहरण दिया गया है, तो क्या होगा? उदाहरण अलंकार रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। क्वेश्चन संख्या 3 की बात करें तो 3 रहेगा हमारे पास, 4 सॉरी 3 तो हो गया, 4 क्वेश्चन संख्या 4 क्या है? क्वेश्चन संख्या 4 में काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन है। काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में, काव्य गुण आसान है, देखते हैं क्या कहते हैं काव्य गुण। सबसे आसान काव्य गुण ही रहते हैं। मधुर भाव को द्योतित करने वाले रसों में कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है। मधुर भाव को द्योतित करने वाले रसों में, मधुर भाव को द्योतित करने वाले क्या देखना है? पहले देखो असंगत देखना है, ये हमेशा ध्यान रखना, असंगत देखना है। तो मधुर भाव को द्योतित करने वाले रसों में कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है, बिल्कुल सही है। ये तो सही का मतलब असंगत नहीं है। रौद्र वीर और विभत्स रस की व्यंजना हेतु सरल बोधगम्य एवं सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है ना। कोमल भाव वाले रसों के वर्णन में कठोर वर्ण प्रयुक्त हो तो रसास्वादन में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। रस को ध्यान में रखकर ये काव्य गुणों का वर्गीकरण किया जाता है। तो कौन सा रहेगा? उत्तर है 2 इसका उत्तर है। ये असंगत है। क्यों है असंगत? क्योंकि रौद्र वीर और विभत्स रस में सरल बोधगम्य एवं सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें कठोर शब्दों का प्रयोग होता है, कर्णकटु शब्दों का प्रयोग होता है। बात रहेगी वीर रस की, रौद्र रस की, विभत्स रस की, तो इसके अंदर विभत्स रस होता है, उसमें भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो न केवल बोलने में समस्या सुनने में बल्कि बोलने में भी समस्या होती है। कर्णकटु शब्दों का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। टै डै वर्णों की आवृत्ति अधिक होती है। फिर आता कोमल भाव वाले रसों के वर्णन में, कोमल भाव वाले रसों में अगर कठोर वर्ण प्रयुक्त करोगे तो कहाँ सही लगेगा? व्यवधान उत्पन्न होगा, बिल्कुल सही है। ये तो रस को ध्यान में रखकर काव्य गुणों का वर्गीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। रस को ध्यान में रखकर काव्य गुणों का वर्गीकरण किया जाता है, ये भी सही है। अतः असंगत कौन सा है? 2 है। उत्तर हमारे पास 2 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हृदय में उत्साह उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न करने तथा
चित्त का विस्तार करने की क्षमता से युक्त रचना में किस काव्य गुण की प्रधानता होती है? उत्साह, सीधा सीधा है उत्साह, सीधे सीधे दे रखे हैं कि ओज गुण जो होता है और माधुर्य गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। ओज गुण में कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। और उत्साह किसका? वीर रस का है। तो कौन सा रहेगा? सीधा सीधा ओज गुण। कौन सा रहेगा? ओज गुण। इसका सीधा सीधे उत्तर आ जाएगा ओज गुण। उलाला छंद की विशेषता है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? उलाला छंद की विशेषता है। क्वेश्चन संख्या क्या है? 6। उलाला छंद की विशेषता है, विषम चरणों में 15 वर्ण होते हैं। वर्ण होता है नहीं, मात्रिक छंद है। समचरण दोहे के विषम चरण के समान होते हैं। समचरण दोहे के विषम चरण के समान होते हैं। समचरण। तो उलाला में क्या होता है? उलाला में क्या होता है? 15-13। उलाला में क्या रहते हैं? 15-13 मात्राएं रहती है। 28-28 उलाला में क्या होती है? 28 मात्राएं होती है। 28 मात्राएं होती है तो क्या रहता है? 15-13 रहती है। तो 15-13 रहती है तो 15-13 में क्या रहता है? 15-13 28 15-13 हो गया। और दोहे में क्या रहता है? 13-11। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो गया विषम, और इसमें होता है 13-11। अच्छा 11-13 पर, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से ये 13-11 ये इसका हो गया विषम चरण और इसका हो गया दोहे का समचरण 13। अच्छा सही तो है 13-11। हाँ दोहे का विषम चरण और इसका ये समचरण दोनों समान है ना, ठीक है। इसका क्या है 13, इसका क्या है समचरण। समचरण उलाला का समचरण और दोहे का ये रहा विषम चरण, क्योंकि 13-11 का मतलब क्या है? पहले और तीसरे में पहला तीसरा क्या है? विषम चरण है, ठीक है ना। तो समान है तो ये तो सही है, ये विशेषता उलाला की सही है। आगे देखते हैं, कोई प्रत्येक चरण में इसका कोई मतलब नहीं है। मात्रिक समछंद है, समछंद हो ही नहीं सकता। जब अलग अलग 15-13 आ रही है समछंद कैसे होगा? विषम छंद रहेगा। तो ये तो बिल्कुल उत्तर जो है 2 है। उत्तर क्या है? 2। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 में देख लेते हैं। रस को अखंड चिन्मय स्वयं प्रकाशमान आनंद स्वरूपा वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्म स्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण स्वाकारवात अभिन्न और आस्वाद रूप मानने वाले आचार्य हैं। तो ये परिभाषा विश्वनाथ की है। और ये परिभाषा आपको बता दूं कि कोई विद्यार्थी, मुझे तो याद है कि मैं जब से तैयारी करने लगा था और फिर जब से पढ़ाने लगा हूँ, जब से लिखने लगा हूँ, जब से तैयारी करने लगा था तब से ये आ रहा है। मतलब जब से हिंदी में कहता है कि मुझे लग रहा है परीक्षा की तैयारी सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। और सब किताब के अंदर अगर रस की बात आएगी तो सबसे पहले यही आता है। नेट अगर कोई बंदा देता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है। तो इसको तो गलत करने का कोई मतलब नहीं उठता, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। वे स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते हैं और न दबा सकते हैं। ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। इस कथन के द्वारा निम्नलिखित में से किसके कहने का मतलब सबसे शक्तिशाली? तो शब्द से शक्तिशाली कौन हो सकता है? विभाव हो सकता है, अनुभव हो सकता है, संचारी भाव, स्थायी भाव, कौन सा हो सकता है? तो भावों की बात करें, रस की बात करें तो रस के अंदर सबसे शक्तिशाली कौन होते हैं? सबसे शक्तिशाली स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव ही होते हैं जो संचारी भावों को, अनुभवों को, विभावों को सब के अपने अनुकूल ही बना लेते हैं। उनके ऊपर किसी का इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो इसलिए स्थायी भाव ही रहते हैं, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ठीक है ना। स्थायी भाव कौन से होते हैं? जो नायक नायिका के हृदय में सदैव, जो हृदय में मतलब नायक नायिका के या क्या बोलते हैं सहृदय के मतलब हमेशा हृदय के अंदर निवास करते हैं स्थायी भाव, ठीक है ना। संचारी भाव, स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं उनके सहायक जो रहते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। और विभाव क्या होता है? विभाव होता है, इसके 2 भाग होते हैं, आलंबन और आश्रय। आलंबन और आश्रय विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और आश्रय। अब आलंबन क्या होता है? आलंबन जिसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं वो तो आलंबन होता है। जैसे श्री कृष्ण हो गए मान लो,
ठीक है ना। आश्रय क्या होता है? राधा। जैसे श्री कृष्ण को देख के राधा के मन में भाव जागृत हुए तो राधा आश्रय है और कृष्ण क्या है? आलंबन। और अनुभव क्या होते हैं? अनुभव वो होते हैं जो आश्रय की चेष्टाएं होती है, वो अनुभव कहलाते हैं। अब राधा के मन के अंदर कृष्ण को देखकर रस की अनुभूति हुई, श्रृंगार रस की या जिस भी वियोग रस की, जिस भी रस की देखकर तो वियोग रस हो ही नहीं सकता, श्रृंगार रस की जो अनुभूति हुई है, ठीक है ना, तो वो जो रस है उसके लिए वो जो मतलब प्रदर्शन करेगी, जो कुछ भी दिखाएगी, जो दिखेगा, कहने का मतलब जो हाव भाव जो होंगे वो सारे अनुभव के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 9, रुद्र रस के संचारी भाव हैं। रुद्र रस के संचारी भाव हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 है, हम जानते ही हैं। चपलता, उग्रता, गर्व, अमर्ष, वितर्क, जड़ता, आवेग, हर्ष। हर्ष तो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। उन्माद, क्योंकि रुद्र और हर्ष का कोई लेन देन नहीं है। उन्माद, व्याधि, जड़ता, मोह, मोह नहीं हो सकता। त्रास, शंका, चिंता, अपस्मार, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कौन सा रहेगा? ये रहेगा उत्तर संख्या 1। चपलता, उग्रता, गर्व और अमर्ष, ये चारों रहेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। क्या है प्रश्न संख्या 10? देख लेते हैं। रस सूत्र की आचार्य शंकुक द्वारा की गई व्याख्या को कहते हैं। बिल्कुल आसान है। शंकुक ने कौन सी की थी? वो घोड़े वाली की थी, चित्रतुंग न्याय वाली। और वो कौन सी थी? अनुमितिवाद थी। और ये सीधे सीधे जो पूछे जाते हैं तो बहुत पुराने हैं कि आरोपवाद किसका था, अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, ये तो बहुत पुराने हैं जो शुरू से ही पूछे जा रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं सब में मैंने बार बार बताया है, ठीक है ना, बार बार मैंने बताया। और ये भी मैंने डबल डबल लिखे हुए हैं अपनी किताब के अंदर, और बार बार मैंने बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन करवाते वक्त भी मैंने यही बताया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन हमने जो हिंदी साहित्य व्याख्याता के जो पहले वाले संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी तो मैंने उस लेवल पर नहीं करवाई थी, लेकिन जो पहले करवाई थी उसमें से ही अधिकतर क्वेश्चंस पूछे गए, बाहर से नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई एक आधा पूछा भी गया तो उससे मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सारे आपको याद है तो आपका सिलेक्शन श्योर। अब ये देखो 1050। अब बच्चा क्या करता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1050 से 1375। अब ये नहीं ध्यान रखता कि 1050 ने 1050 विक्रमी संवत है, उसको ईस्वी में करेंगे तो कितना आ जाता है? 993। मैंने अपनी किताब के अंदर दोनों ही दे रखे हैं ताकि गलती ना हो। बहुत साल पहले एक बार इस तरह से पूछा गया था, तब से ही मैंने इसको पकड़ लिया था, तब से मैं बता भी रहा हूँ। और पिछले जो बहुत सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भी जहाँ तक मैंने करवाया, लगभग भक्ति काल सारा करवाया, भक्ति काल तक, और नगेंद्र भी भक्ति काल तक करवाया। नगेंद्र और शुक्ल के जो है एक भी क्वेश्चन, वहां तक का एक भी क्वेश्चन इससे मतलब उन मेरी जो टेस्ट सीरीज निकाली गई उससे बाहर नहीं निकला। एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं है उनमें से। जहां तक भक्ति काल तक दोनों मैंने करवा दिए हैं, और भक्ति काल का एक भी क्वेश्चन, नगेंद्र तो रीति काल तक भी करवा दिया, रीति काल का क्वेश्चन भी बाहर नहीं होगा। और आपको बता दूं कि संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप आ गया है, ठीक है ना। आप चाहें तो 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अपना स्वयं का ऐप आ गया है, वहाँ पर बहुत सी निःशुल्क सामग्री आपको मिलेगी। जाकर आप वहाँ क्या बोलते हैं, संकुल प्ले स्टोर पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ इसकी टेस्ट सीरीज भी है, और वहाँ टेस्ट सीरीज जो नगेंद्र शुक्ल की, वहाँ आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी, और बहुत से हस्तलिखित नोट्स भी आपको प्राप्त होंगे निःशुल्क ही। तो आप ऐप पर जा सकते हैं, आराम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12 है। हाँ, क्वेश्चंस की बात बता रहा था कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आई थी, पिछली में भी पूछा गया था, अब पिछले दिनों भी पूछा गया था कि जो सेनापति का कवित्र रत्नाकर है, ठीक है ना, वो क्या था? आद्यांत राम काव्य है, ऐसा पूछा गया था। आद्यांत तो सेनापति को क्या माना जाता है? राम भक्त माना जाता है। 100 में से 100% राम भक्त की बात आएगी या प्रकृति की बात आएगी तो किसको माना जाएगा? सेनापति को माना जाएगा। अब सेनापति की बात आती है तो राम काव्य, तो आद्यंत किसी को पता नहीं चला, वहाँ भी राम काव्य, हाँ ठीक है राम काव्य, ये तो सही है, लेकिन नहीं, आद्यांत नहीं है। राम काव्य वो जो है वो आखिरी जो 2 तरंग है, कवित्र रत्नाकर 5 तरंगों में है, तो आखिरी 4थी और 5वीं तरंग है, उसमें ही राम काव्य। बाकी के अंदर किसी के अंदर एक में श्लेष का वर्णन है, एक में प्रकृति का चित्रण है, एक में अलंकारों का वर्णन है, इस तरह से अलग अलग वर्णन उसमें 5 के 5 तरंगों में दे रखे हैं। तो ये चीजें जो इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिर मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन और थे इसी तरह के, जो हाँ, एक तो संगत असंगत का बोलता हूं कि संगत असंगत आपने जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। एक ये इस प्रकार आ गया, तो इस तरह से वो कह क्या रहे हैं उस पर अपने को ध्यान देना होता है। रामचंद्र शुक्ल 11 नंबर। प्रश्न संख्या 12,
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले आता है? तो कोई समस्या नहीं है, कालक्रम की दृष्टि से तो पहले कौन सा आएगा, सीधी सी बात है। इसको क्या देखना, ये तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, मैंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले मैंने ये पढ़ा था गारसा दत्तासी का इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसके बाद पढ़ा था शिवशेष सेंगरवाला शिवशेष सरोज, और उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इनमें से आप देख लो, गारसा दत्तासी का है नहीं है, तो फिर शिवशेष सेंगर का है नहीं है, तो फिर कौन आता है, मॉडर्न आता है। तो ये आ गया सबसे पहले इनमें से कौन सा रहेगा, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसका है, जॉर्ज गिरेसन का है। कब लिखा गया था, 1888 में लिखा गया था, और बाद में 1889 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। मिश्र बंधु विनोद जो 13 और 14 में लिखा गया था, ये किसका है, मिश्र बंधुओं का है। ठीक है ना। अब आता है प्रश्न संख्या 13 पर, रसानुभूति या रसास्वादन की सूचना किससे प्राप्त होती है? रसानुभूति या रसास्वादन कि रस की अनुभूति हो रही है, रस का स्वाद आ रहा है, इसका हमें किससे पता चलता है? तो अनुभव से पता चलता है, अनुभव से पता चलता है। अब बताइए कैसे अनुभव से पता चलता है? तो ये भी मैं आपको बता दूं, अभी मैं बताकर गया था वैसे तो आपको बता दूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या रहता है कि अनुभव जो रहते हैं इसी में ही आश्रय की चेष्टाएं रहती हैं। आश्रय कौन होता है? जिसके मन में रस उत्पन्न होता है, और जो रस उत्पन्न होता है उसके अनुसार वो अपनी चेष्टाएं करता है। कहने से तात्पर्य है कि मेरे मन में अगर हास्य रस उत्पन्न होगा तो मैं हंसूंगा, हंसका देख के ही आप पता चल जाएगा कि हाँ हास्य रस उत्पन्न हो गया है। आपने कोई जैसे चुटकुला वगैरह बोलते हैं, जो भी आपने कुछ व्यंग्य बात कही और मैं उस पर हंसा, तो आपको पता चला कि हाँ हास्य रस उत्पन्न हुआ है, नहीं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोचेंगे नहीं कामयाब नहीं हुए। श्रृंगार है तो कुछ अलग मुस्कुराहट रहेगी, कुछ अलग हाव भाव रहेंगे। वीर रस की उत्पत्ति होगी तो बड़ा जोश रहेगा, और विभत्स रस की रहेगी तो चेहरा बड़ा अलग टाइप का रहेगा। तो ये सारी आश्रय जिसके मन में, और जिसके मन में रस उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है। आलंबन क्या होता है? जिसे देखकर होता है। तो जिसे देखकर होता है वो थोड़ी होएगा, जैसे कहने से तात्पर्य है कि बरसात हो रही है, बादल छाए हुए हैं, ठीक है ना, और उस मौसम के अंदर मतलब बड़ा सुहाना मौसम हो रहा है और श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है, तो जिसे देखकर हो रही है वो कुछ थोड़ी करेंगे, उसको देखकर थोड़ी पता चलेगा श्रृंगार रस की, वो तो हम बताएंगे कि श्रृंगार रस की दे। उद्दीपन क्या होते हैं? जो आपके रस को बढ़ावा देने वाले होते हैं वो उद्दीपन होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्रृंगार रस को बढ़ावा देने वाले कौन है? श्रृंगार चांदनी रात है, फूल है, खुशबू है, बाग है, बगीचा है, ठीक है ना, हवाएं हैं, ये सारी। और स्थायी भाव जो सहृदय के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या, रस कितने माने जाते हैं? प्रमुख रूप से 9 ही रस माने जाते हैं। वैसे वर्तमान में 11 है, पर प्रमुख रूप से 9 ही रस माने जाते हैं, अतः स्थायी भाव भी प्रमुख रूप से 9 ही माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ये तो बिल्कुल आसान सा है। ये यहाँ मैंने क्या नाम है, ये बताया था ना कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए थी। ये सारी किताबें मैंने दिखाई थी, और दिखाई भी इसलिए थी कि ताकि आपको याद रह सके। अभी तो वो दूसरे रूम में नोट्स वो बन रही है, क्या नाम, नहीं तो मैं अभी दिखा देता आपको। अभी क्या दूसरे रूम के अंदर किताब का काम चल रहा है ना अपना, इसलिए उसी चक्कर में वहाँ पढ़िए। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है। हमें क्या देखना है? सुमेलित नहीं है देखना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी, बिल्कुल नहीं है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है, 2 भागों में आया हुआ है, ठीक है। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी बच्चन सिंह का है, और ये सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है। मैंने अपने जीवन में जो पहली बार और पूरा इतिहास पढ़ा था वो यही था। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो कोई समस्या नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरैपा को माना है। सिद्धों पर सर्वाधिक काम करने वाले राहुल सांकृत्यायन ही थे, ठीक है ना। शालिभद्र सूरी को किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। कबीर को किसी ने नहीं माना। गोरखनाथ को किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। प्रश्न संख्या 16, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ की भाषा के संबंध में लिखा है? ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये आचार्य, आप रामचंद्र शुक्ल देखोगे, ये इस बार वाले क्वेश्चंस देखोगे मेरे, तो उनके अंदर ये उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बिसल देव रासो क्या है? बिसल देव
रासो है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 17, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत किसके लिखा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र का ही है, ठीक है, त्रिपाठी का तो नहीं है, मिश्र का ही है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन संख्या 18 पर, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान थे। ट्रिक बताई हुई है, जाके आप YouTube पर सर्च मार सकते हो, उससे बाहर बिल्कुल नहीं है। ट्रिक से कोई भी आ जाता माई का लाल तो भी वो ट्रिक से बाहर नहीं जाता, ये तो बिल्कुल ही आसान है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ, सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था कि ऐसा कहा था कि हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जब मानना पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन जो पृथ्वीराज विजय है वो भी तो ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो बिना किसी कारण के तिथियों में बदलाव नहीं होना चाहिए, अतः ये पूर्णतः अप्रमाणिक ग्रंथ है। ये किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इसे अर्ध प्रमाणिक माना था। श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड ने तो इसे प्रमाणिक माना था। श्याम सुंदर दास ने तो इसका प्रकाशन भी करवाया था और कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसे प्रमाणिक ही माना था। मुनिजिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा में प्रथम ग्रंथ किसे माना है? बिल्कुल आसान है, भरतेश्वर बाहुबली रास को। भरतेश्वर बाहुबली रास को किसने माना था? और शालिभद्र सूरी इनकी रचना थी। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है ना। और इसको और किसने माना था? क्या नाम था उसका? गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त ने माना था। 20, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार किसे माना है? आचार्य, हाँ, ये एक क्वेश्चन ये आया है। अब 20 क्वेश्चन आने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि हो सकता है मुझे नहीं लग रहा हो, आपको कहीं ना कहीं मिल गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो ऐसा लग रहा है कि इसका वास्तव में उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जिसे ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, नॉर्मली ये किताबों में नहीं मिलेगा। सभी ढंग की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभागों के नामकरण का आधार, काल विभागों के नामकरण का आधार माना है। सभी ढंग की साधारण और असाधारण रचनाओं की प्रसिद्धि, विभिन्न ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, अनेक रचनाओं में प्रयुक्त भाषा शैली की प्रसिद्धि। अब देखो, सभी ढंग की साधारण और असाधारण, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। विभिन्न ढंग की रचनाओं, विभिन्न ढंग की, ये भी नहीं हो सकता। किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, ये सही लग रहा है। अनेक रचनाओं में प्रयुक्त भाषा शैली, भाषा शैली का तो कोई मतलब भाषा शैली पर तो उन्होंने बांटा ही नहीं था, क्योंकि उनका विभाजन देख लो ना। सबसे पहले वीरगाथा काल, ठीक है ना, फिर उत्तर मध्यकाल, सॉरी मध्यकाल, फिर उत्तर पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल, और फिर गद्यकाल, वो वाला गद्यकाल आ जाता है। तो ये जो भाग है इसमें भाषा शैली का तो कोई मतलब ही नहीं है। किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता। अब विशेष ढंग की रचनाएं क्या थी? वीरगाथा काल में उनको जो 12 रचनाएं मिली थी उनमें से 9 रचनाएं वीर रस से पूर्ण थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने वीरगाथा काल रख लिया था। उसके बाद भक्ति काल की रचनाएं थी, उसको भक्ति काल रख दिया। फिर रीतिकाल संबंधी रीतिकाल रख दिया, और फिर गद्यात्मक काव्य शुरू हो गए तो उसका नाम गद्य काल रख दिया उन्होंने। तो विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर उन्होंने नाम जो है वो रखा था। क्वेश्चन संख्या 21 क्या है? क्वेश्चन संख्या 21, सिद्धों के चर्यापद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए और प्रचलित रहे? सिद्धों के चर्यापद, अब जहां के सिद्ध रहने वाले थे वहीं पर चर्यापद होंगे, क्योंकि सिद्धों ने दोहों में और चर्यापदों में रचना की थी, ठीक है ना। दोहों में और चर्यापदों में रचना की थी, और जहां के सिद्ध थे वहीं, तो सिद्ध कहां थे? पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले थे, ठीक है ना। पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया, ये वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना। इन क्षेत्रों के रहने वाले थे, पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले थे, और पूर्वी क्षेत्र ही रहेगा। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से, आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत है। अब सिद्ध साहित्य की दृष्टि से असंगत है। सहज जीवन पर बल,
देखना क्या है, असंगत देखना है। सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन, रहस्य भावना की प्रधानता, पाखंड और आडंबर का विरोध, सहज जीवन पर बल। ठीक है, ये तो सही है, सहज जीवन पर बल दिया था। सहज भोग मार्ग और महासुख का खंडन। अब भोग मार्ग और महासुख का खंडन, उत्तर यही है, ये नहीं हो सकता। इन्होंने खंडन नहीं किया था। भोग मार्ग तो वाम मार्ग के माध्यम से इन्होंने अपनाया था, वाम मार्ग को ही इन्होंने भोग मार्ग का साधन मान लिया था और भोग मार्ग अपनाया था। महासुख, इन्होंने बौद्ध धर्म के दुखवाद का खंडन करके आनंदवाद की स्थापना की थी। ये इनकी जो मुख्य प्रवृत्ति थी। रहस्य भावना की प्रधानता ये तो थी। पाखंड और आडंबरों का विरोध, बिल्कुल पाखंड और आडंबरों का इन्होंने विरोध किया था डटकर। दलित वर्ग को पहली बार अपने साहित्य में स्थान देने वाले सिद्ध ही थे और सिद्धों ने मूर्ति पूजा आदि का डटकर विरोध किया था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, बड़ा पुराना क्वेश्चन है जी, अक्सर पूछा जाता है, किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करनी है नहीं, ठीक है ना, इतना आसान है ये। 23 नंबर देखते हैं, 24 नंबर क्या कहता है। 24 नंबर, मंजनकृत मधुमालती के संबंध में असंगत कथन है। इसके नायक नायिका मनोहर और मधुमालती है, कोई समस्या नहीं है। इसमें उपनायिका और नायिका भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ताराचंद मधुमालती से विवाह करना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहता। ताराचंद मधुमालती से कहाँ विवाह करना चाहता है? इसमें 5 चौपाइयों और अर्दालियों के बाद उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया, बिल्कुल सही है। 5 चौपाइयों के बाद, ये 5 चौपाइयों के बाद किसमें था? इसमें भी था, क्या नाम था, पद्मावत में भी, पद्मावत के आधार पर, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है, पद्मावत के आधार पर लिखी गई थी। कुतुबन मंजन जाऊ शेखा नूर सूर, कुतुबन मंजन, अच्छा, पद्मावत में 7 अर्दालियों पर एक दोहे का क्रम था, ठीक है। और कुतुबन मंजन, कुतुबन ने मृगावती में 5 अर्दालियों पर और मंजन ने भी 5 अर्दालियों पर, कुतुबन मंजन। और जायसी जो था उसने 7 अर्दालियों पर, उस्मान ने भी 7 अर्दालियों पर, और शेख नबी में भी 7 अर्दालियों पर, और उसके बाद कासिम शाह ने भी 7 अर्दालियों पर। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, ये चारों ने 7 अर्दालियों पर एक दोहे के क्रम रखा था। और इन दोनों ने, कुतुबन और मंजन ने, इन्होंने ये रखा था। मधुमालती की रचना कब हुई थी? 1545 में हुई थी। बिसल देव रासो के संबंध में असंगत कथन है। बिसल देव रासो के संबंध में असंगत कथन है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा बीच में मिलती है। इसमें सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण हुआ है। इसमें वीर विभत्स और करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। बिसल देवरासों की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। तो इसमें क्या है? मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा बीच में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। संदेश रासक संदेश ही तो है सारा, जो वियोग, संदेश में वियोग रहता है। वियोग किसमें है? इसमें जो नायिका है उसके वियोग का सारा राजमती है क्या, उसका वियोग है सारा। इसमें सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण है, बिल्कुल सही है। वीर विभत्स और करुण रस बिल्कुल नहीं है, वीर विभत्स नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य रस है वो कौन सा है? श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के अंदर वियोग रस का, वियोग श्रृंगार का। बिसल देवरासों की भावभूमि प्रेम, बिल्कुल प्रेम तो है ही है, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत कथन है। इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है। इसमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्र, इसमें इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है। इस साहित्य में नीति और साधना मार्ग की व्यापकता मिलती है, बिल्कुल सही है, मिलती है। अपने को असंगत देखना है, ठीक है ना, इधर निशान लगा देता हूं। इसमें जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण हुआ है, बिल्कुल हुआ है। राहुल सांकरत्यान ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है, बिल्कुल नहीं, ये असंगत है, बिल्कुल भिन्न नहीं माना। दोनों एक ही तरह से, राहुल सांकरत्यान ने पूरा बताया किस तरह से बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में बंट गया था। महायान ही आगे चलकर किस तरह से मंत्रयान हो गया था, फिर मंत्रयान ही सहजयान और वज्रयान में हो गया था। उसमें से जो सहजयानी थे वो सिद्ध कहलाए और जो वज्रयानी थे वो नाथ कहलाए थे। इस तरह से आगे चलकर ये परंपरा चलती है। तो एक ही तरह से थे, पूरी तरह से अलग इनको नहीं माना गया है।
दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। किसने किया था? रज्जब ने किया था। और हरड़ेवाणी किसने किया था? संतदास और जगन्नाथ दास ने किया था। क्या रहेगा उत्तर? बता देता हूं, कई बार सुना हुआ ध्यान। रज्जब है उत्तर इसका। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम। निम्बार्काचार्य निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। निम्बार्काचार्य सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय बिल्कुल सही है। स्वामी हरिदास जी का जो सखी संप्रदाय था, हरिदासी संप्रदाय था, टट्टी संप्रदाय था। जो टट्टी संप्रदाय है वो ऐसे ही नाम पड़ गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के 200 साल बाद एक स्वामी हुए थे, उन्होंने अपने आश्रम के बार बार जो है वो टाट जो कहते हैं जिसे लकड़ियाँ वगैरह वो लगाई थी, तो उसी के आधार पर वो उस जगह का नाम था, लेकिन उसी जगह से इस संप्रदाय का नाम भी पड़ गया। तो इस संप्रदाय का नाम जो है वो टट्टी संप्रदाय नहीं है। इस संप्रदाय का नाम सिर्फ सखी संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय है। वैसे इसका नाम सखी संप्रदाय था, लेकिन बाद में इसका नाम हरिदासी संप्रदाय हो गया। हरिदासी संप्रदाय वाले जो है हरिदास जी हैं, ये बाकी जो है श्री कृष्ण बाकी जो पूजा होती है उस पूजा से इनकी पूजा जो है बिल्कुल है। ये श्री कृष्ण की नित्य विहार की पूजा करते हैं। इनके जो श्री कृष्ण है वो ब्रज के कृष्ण नहीं है। इनके कृष्ण जो है वो जन्म लिए हुए कृष्ण नहीं है। इनके कृष्ण जो है वो ब्रज वाले किसी के वो जो है यशोदा वगैरह के उनके पुत्र नहीं है। इसमें गोपियाँ नहीं है, इसमें राधिका नहीं है, मतलब उनका कोई वो नहीं है। ये इनके जो कृष्ण है वो बिल्कुल अलग है। इनके कृष्ण जो है वो ग्वाले नहीं है, ठीक है ना। इनके कृष्ण जो है सिर्फ इतनी है कि वो नित्य विहार करते हैं और नित्य विहार की लीला में मगन रहते हैं। तो हरिदास जी के जो श्री कृष्ण है वो सबसे अलग है। गोसाई हितहरिवंश का वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल नहीं है, उत्तर यही है। गोसाई हितहरिवंश का क्या था? राधा वल्लभ संप्रदाय था। और वल्लभ संप्रदाय किसका था? वल्लभाचार्य था। गोसाई हितहरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय था, राधा वल्लभ संप्रदाय था। मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय था, बिल्कुल सही है। इस पर विस्तार से एक बार फिर से, अभी तो उत्तरमाला बता रहा हूं, विस्तार से एक बार फिर वीडियो बना देंगे अच्छे से। दादू पंथ के अंतर्गत मुख्य साधकों में नहीं है। दादू पंथ में सुंदरदास थे, शिष्य थे, जगजीवन रज्जब थे, मलूकदास नहीं था। उत्तर क्या रहेगा? मलूकदास। उत्तर क्या रहेगा? मलूकदास। इस रूप में इस कहानी का पूर्वाध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तराध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावत के संबंध में उक्त कथन किसका है? इसको भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोई गाइड ही पढ़ लें तो भी उसमें से क्वेश्चन ये आ जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 30 हो गए। 31 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्या है 31 नंबर प्रश्न? मीरा के संबंध में असंगत है। मीरा के संबंध में असंगत है। तो क्या है मीरा के संबंध में असंगत? इस पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही है। असंगत देखना है हमें। इनके आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है, बिल्कुल सही है। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि का मिश्रण पाया जाता है, यह भी सही है। इनकी भक्ति मुख्यतः दैन्य और माधुर्य भाव की है। इनकी भक्ति मुख्यतः दैन्य और माधुर्य भाव की है, ये असंगत है। क्यों है असंगत ये? क्योंकि मुख्यतः दैन्य भाव की नहीं है, मुख्यतः तो सिर्फ माधुर्य भाव की है। मुख्यतः तो क्या है? सिर्फ माधुर्य भाव की है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग विदग्ध पूर्ण अंश है। तो बड़ी ऐसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ बातें उठाई गई है, लेकिन वो भी ऐसी उठाई गई है जो नॉर्मली है, अक्सर किताबों में मिल जाती है। भ्रमर गीत उत्तर है इसका, भ्रमर गीत। उत्तर क्या है? भ्रमर गीत रहेगा। ये पंक्तियां तो अक्सर पूछ ली जाती है क्योंकि पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है। नंददास कृत रसमंजरी, नंददास कृत रसमंजरी, क्वेश्चन संख्या 33। नंददास कृत रसमंजरी, नंददास कृत रसमंजरी
क्या बात है। नंददास कृत रसमंजरी इनमें से किस से प्रभावित है? भानुदत्त कृत रसमंजरी, केशवदास कृत कविप्रिया। अब कविप्रिया से कैसे होगी, सोचने वाली बात है। कविप्रिया क्या है? अलंकार ग्रंथ है, तो अलंकार ग्रंथ से कैसे हो सकती है? रसमंजरी जो है वो तो रस से संबंधित होगी। ललित ललाम क्या है? मतीराम का अलंकार ग्रंथ है, तो इससे कैसे होगी? ललित ललाम किसके आश्रय में लिखा गया था? भावसिंह के आश्रय में लिखा गया था। ललित ललाम किसके आश्रय में लिखा गया था? भावसिंह के आश्रय में लिखा गया था। कृपाराम कृत हितत्रंगणी जो है ये भी एक प्रकार की अलंकार ग्रंथ ही है। सबसे पहले लिखी गई थी 1641 ईस्वी में लिखी गई थी हितत्रंगणी, ठीक है ना। और रीतिकाल की बात आती है तो सबसे पहले जो प्रारंभ होता है रीति का प्रारंभ जो हितत्रंगणी से माना जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है कालक्रम की दृष्टि से रीति काव्य का प्रारंभ जो है इन्हीं से मानते हैं, कृपाराम की हितत्रंगणी से ही मानते हैं। तो भानुदत्त की जो रसमंजरी है तो रसमंजरी के आधार पर ही लिखी जाएगी। तो उत्तर रहेगा 1। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अलंकार निरूपक तो वही बताया था, सुधा निधि, छंदोवर्ण पिंगल में छंद होंगे, वृत्त विचार, वृत्त क्या होते हैं? छंदी होते हैं, ठीक है ना। तो ललित ललाम क्या है? अपने को पता है अलंकार ग्रंथ है पक्का, और 100% अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम जो भावसिंह के आश्रय में लिखा गया था, ठीक है ना। मतीराम, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, यानी बड़े ललित भाव से, ललित भाव मतलब ललित ललाम भावसिंह के आश्रय में ललित भाव से अलंकार पंचशिखा का ज्ञान कराया और बताया कि वृत्त कुमुदी के स्वरूप में छंद सार, साहित्य सार, लक्षण, श्रृंगार सभी आते हैं। ये मतीराम जी की ट्रिक है जिसके अंदर रचनाकार, रचना सब कुछ आ जाता है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। बिहारी रत्नाकर अपने स्पेशल लगी हुई है, तो बिहारी रत्नाकर के बारे में ये तो बात होनी चाहिए। उल्टा मैं तो कह रहा हूँ बहुत आसान को आया है, पूछा गया है। तो ये शुक्ल के बारे में क्या रहेगा इसका उत्तर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए क्या है? तो एक एक दोहा, एक एक रत्न बिहारी सही से लिया गया है। प्रश्न संख्या 36 क्या है? प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। आचार्य केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की थी? कवि शिक्षा हेतु तो किस ग्रंथ की रचना की थी? 1 2 3 कविप्रिया की रचना की थी, ठीक है ना। केशवदास ने कवि शिक्षा हेतु क्या थी? उनके एक शिष्य थी, दिमाग से मेरे नाम निकल गया उसका, भानुप्रिया थी कि कौन सी थी, उसके लिए इन्होंने कविप्रिया की रचना की थी। उनकी एक शिष्य थी, उसके लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। आगे के सुकवि रीजिए तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को भानो है। ये तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। एक अभी तक एक ही क्वेश्चन ऐसा आया है जो ऐसा हो कि कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है ना। तो किसका है? भिखारी दास का है, कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 38 क्या है? 38 गो विठलनाथ ने शोकार्त होकर किसके बारे में कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज है, जाकू कुछ लेनो हो इसे लोए। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कौन था? सूरदास जी। सूरदास जी के लिए कहा गया था। किसने कहा था? विठलनाथ जी ने कहा था। सूरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। विठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, ठीक है ना। इन्होंने जब जहाज जाने लगा तो कहा, ठीक है ना, किसके बारे में कहा था? सूरदास जी के बारे में कहा था। और हित हरिवंश जी के लिए हरिव्यास जी ने कहा था कि बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार। ये हित हरिवंश जी के लिए कहा गया था। 39 नंबर क्या है? तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का, कब से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा था? देखो ये कभी पढ़े हैं? पढ़े नहीं। कौन रहेगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन रहेगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन रहेगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कब से पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न? तो अगर आप पुराने पेपर पढ़ लो तो उन्हीं में से आ गए। आज तक ऐसे आता नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पुराने क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आ गए हैं, वरना जो प्रकृति वही रहती है, आते नहीं है। हिंदी रीति काव्य में प्रकृत रीति शब्द का अर्थ है नैतिक उपदेशात्मक प्रधान रचना। बिल्कुल नहीं। उपदेश कहाँ होते हैं रीति काव्य में? काव्य शास्त्रीय नियम आधारित विशिष्ट पद रचना। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। काव्य शास्त्रीय नियम आधारित विशिष्ट पद रचना। साहित्य शास्त्रीय परंपराओं के प्रति उदासीन रचना पद्धति। बिल्कुल नहीं है। सामाजिक विधि विधान आधारित रचना पद्धति। बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा है? यही रहा 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 41 नंबर, राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। स्वामी रामानंद है। बिल्कुल है रामानंद।
ठीक है ना। ईश्वरदास भी है, इन्होंने कौन सा लिखा था, भरत मिलाप लिखा था। अंगद पेज भी है शायद। स्वामी हरिदास नहीं है, अग्रदास तो है, स्वामी हरिदास नहीं है। हरिदास किसके थे? हरिदास श्री कृष्ण के भक्त थे। किसके थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय जिन्होंने चलाया था। ठीक है ना। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। अभिधा उत्तम काव्य है, कब से पूछे जा रहे हैं? सदियों से पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चंस है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, ठीक है ना। वो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो क्या रहेगा? किसका रहेगा? देव का। किसकी है ये पंक्तियां? देव की है। कोई समस्या नहीं है, ये तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे बिना पढ़े याद रखने वाली चीजें हैं। रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को मैंने बताया था और विद्यार्थियों को भी बताया था कि जब भी रीति काल के बारे में पढ़ने जाए तो वहाँ एक बात ध्यान रखें कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। रीतिबद्ध के बारे में, हम क्या रीति काल के बारे में पढ़ के चले जाते हैं, रीति काल के बारे में पढ़ के चले जाते हैं और ये देख लेते हैं कि इसमें राजाओं की प्रशंसा की गई थी, ऐसे की गया था, ये सारी चीज़ें रख लेते हैं कि राजाओं की प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया था। तो रीति काव्य की विशेषता तो ये है, लेकिन वो वहां पूछ लेते हैं रीतिबद्ध की विशेषता, रीति मुक्त की विशेषता, रीति सिद्ध की विशेषता, ये पूछ लेते हैं। ऐसा जब पूछे तब रीति काल की विशेषताएं काम नहीं आती है, तब उनकी विशेषताएं काम आ जाती है और इनमें अंतर आ जाता है। रीति काल की विशेषताएं अलग है, जिसमें रीतिबद्ध की भी आ जाती है, रीति सिद्ध की भी आ जाती है, रीति मुक्त की भी आ जाती है। लेकिन जब रीतिबद्ध की बात आती है, रीति मुक्त की आती है, रीति सिद्ध की बात आती है, तो विशेषताएं अलग अलग हो जाती है। तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है इस तरह से कि रीति मुक्त के बारे में पूछा जा रहा है, रीति सिद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, या रीतिबद्ध के बारे में, या रीति काल के बारे में पूछा जा रहा है। वक्रता, निर्व्यक्तिकता, रहस्यात्मकता, भावात्मकता कौन सा नहीं है? तो वक्रता तो थी, ठीक है ना, गणानंद जैसी वक्रता किसी के पास नहीं थी। निर्व्यक्तिकता तो कैसे हो सकती है? व्यक्तिगत थे, इनका प्रेम ही व्यक्तिगत था, सिर्फ प्रेम के लिए लिखने वाले थे, व्यक्तिगत प्रेम के लिए लिखा था इन्होंने। वो तो बाद में कृष्ण काव्य या भक्त हो गया था, भक्ति के रूप में या उपमेय उपमान के रूप में हो गया था, लेकिन ये प्रमुख रूप से तो इनके मतलब खुद की आंखों से रोने वाले लोग थे ये। रहस्यात्मकता उसमें 100% थी, भावात्मकता तो होनी है, जो खुद के इश्क के लिए रोएगा उसकी भावात्मकता नहीं होगी तो और किस में होगी? भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक, ये देख लेना आप, चाहे क्वेश्चंस पढ़ा मिल जाएगा अपन टेस्ट में अगर आपने ज्वाइन किया तो। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि टेलीग्राम से संकुल मार्गदर्शन के नाम से जो प्ले स्टोर है वहाँ से संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप अपना आ गया है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप कोई भी वर्तमान में कोई भी गाइड, कोई भी किताब उठाकर देख लेना, वो किताब डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से बाहर नहीं होगी। वो किताब डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से बाहर नहीं होगी। और जिस इंसान ने डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वो कभी फेल नहीं हो सकता। कोई भी किताब उठाकर देख लेना, मैंने सारी किताबें पढ़ी है। वर्तमान में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितनी भी किताबें चल रही है ना, ठीक है ना, वो सारी मैंने पढ़ चुका हूँ और कितनी बार पढ़ चुका हूँ इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि डॉक्टर नगेंद्र से बाहर कोई नहीं है। अगर कहीं से शुक्ल उठा के कुछ जोड़ दिया वो बात अलग है, और कुछ अगर अलग चीज़ें जोड़ दी गई, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, कोई ऊपर से नहीं आया, स्पेशल सीधा नहीं आया, मैं भी उसी तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप डॉक्टर नगेंद्र की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टेस्ट सीरीज अवश्य देखें। यूट्यूब पर लगातार चल रही है, अपने चैनल पर भी चल रही है, ठीक है ना, और वहाँ पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी और उसके टेस्ट भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ऐप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। कवि भूषण की कविताई के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सीधा सीधा, ये कोई समस्या नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है, रीति काल में नायक नायिका भेद के ग्रंथ लिखने वाले रीति ग्रंथकार कवियों ने प्रधानतः किस ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो नायक नायिका भेद जो होते हैं वो हमेशा रस संबंधी ग्रंथों में होते हैं। तो रस संबंधी ग्रंथ अप्य दीक्षित कृत कोल्यानंद तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोल्यानंद अलंकार ग्रंथ है। मम्मट कृत काव्य प्रकाश ये भी नहीं है, काव्य प्रकाश ये रस से संबंधित है, लेकिन इसमें नायक नायिका भेद नहीं है। भानुदत्त कृत रस मंजरी है, इसमें नायक नायिका भेद है। तो क्या रहेगा? भानुदत्त की रस मंजरी। जयदेव का चंद्रलोक ये तो अलंकार ग्रंथ है, 100 से ऊपर इसमें अलंकार मिल जाएंगे आपको। प्रश्न संख्या 46 क्या है? प्रश्न संख्या 46, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संबंध में असंगत कथन है।
ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आया है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि ये कहां से आया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस मतलब आपने इस काल की प्रवृत्तियों को अगर अच्छे से पढ़ा है तो ही आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और जहां तक मेरा विश्वास है ये डॉक्टर नगेंद्र से आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के संबंध में असंगत है। उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त एक नए मध्यम वर्ग का उदय, बिल्कुल सही, आधुनिक काल के अंदर नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, वो भी हुई थी। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब वो बीच वाला जो काल था ना, जिस समय जो चतुष्टय लेखक थे, इंशाअल्लाह खां था और लल्लू लाल था, सदल मिश्र था और सदा सुखलाल था, वो वाला काल जो एक अलग ही दिखाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य का इतिहास भारतंतु काल के प्रारंभ होने से और रीति काल के खत्म होने के बीच में एक काल आता है। उस काल के अंदर ये सारी कहानियाँ चली थी, जिसमें वो राजा शिव प्रसाद सितारे इंद और लक्ष्मण सिंह, वो वाले जो लोग थे, वो वाली जगह है ये। ठीक है ना। नई अर्थव्यवस्था के लागू होने से गाँव और शहरों का संपर्क पूरी तरह टूट गया, बिल्कुल नहीं है। नई अर्थव्यवस्था लागू होने से गांवों का संपर्क शहरों के साथ घनिष्ठ हो गया था और वो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। गांवों को लगातार शहर जो है निगलते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को तो खत्म कर दिया है, गांव की अर्थव्यवस्था को तो, गांव के अंदर किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं बची है। भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया, इससे आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन हुए, बिल्कुल सही है ये भी। ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया, देखो कब, 1857 की बात आई है। 1857 के बाद उपनिवेश बन गया था, स्वतंत्रता संग्राम के सीधा उसके अधिकार में आ गया था, विक्टोरिया के अधिकार में आ गया था। लेकिन उससे पहले ये क्या था, एक कंपनी के अधिकार में था। तो इस तरह से ये सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन अपने कर रहे थे, प्रश्न संख्या 47। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती बताया है। ए बैस है या फिर सॉरी 5 है, ए बैस नहीं है। इंशाअल्लाह खां तो बहुत ही आसान है, 2011 का पेपर उठाकर देखोगे उसमें भी ये प्रश्न मिल जाएगा। इंशाअल्लाह खां की जो थी वो चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार थी। घनानंद के काव्य की विशेषता नहीं है, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं कौन सी नहीं है। इनके काव्य में प्रेम की विषादमयी अनुभूति फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल हुई है, बिल्कुल सही है, फारसी काव्य परंपरा के अनुकूल ही हुई है। उनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग, लाक्षणिकता वास्तव में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी काव्य भाषा में मुहावरों का जहां लाक्षणिकता है वहां मुहावरे होंगे। इनके वर्ण विषय में पर्याप्त विविधता है, विविधता बिल्कुल नहीं है, अतः उत्तर रहेगा 4। क्योंकि इन्होंने एक ही चीज को लेकर लगातार रचनाएं की है, बदला नहीं है। प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है, प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। इनमें राष्ट्रीय चेतना नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। इनमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। इनमें काव्यत्व की प्रवृत्ति व्याप्त है, बिल्कुल सही है। अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल है, बिल्कुल गलत है। तो उत्तर हमारा 3 रहेगा। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है, बिल्कुल सही है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इनमें से कहीं न कहीं कोई कंफ्यूजन हो सकता है कि इनमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र दिखाई देती है। वैसे तो दिखाई देती है क्योंकि इनके नाटक जो है वो सभी के सभी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इनकी कहानियां भी लगभग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। अब रही बात, बाकी चीजों में कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल थे। ये पूरी तरह से असंगत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इनके नाटकों का सबसे बड़ा दोष यही रहा था कि इनका अभिनय की दृष्टि से ये सफल नहीं थे। इनके नाटकों का अभिनय उस समय तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पात्रों की भरमार होती थी, इतने पात्र कहीं भी नहीं ढूंढे जा सकते थे। और ज़्यादातर जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी सेना, तो इतना सारा वर्णन होता था जिसे मंचित कर पाना नामुमकिन जैसा था। तो ये इनका सबसे बड़ा दोष था। और नाटक का जो गुण होता है वो सबसे पहला गुण यही होता है कि वो मंचित हो सके, वही नाटक है। बिना जो मंचित नहीं हो सकता वो काय का नाटक है, ठीक है ना। लेकिन ये इनका सबसे बड़ा दोष था।
नाटक नाटककार का युग्म असुमेलित है। मरजीवा, मुद्रा राक्षस, वामाचार, हमीदुल्ला, रात रानी, लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी, सर्वेश्वर दास सक्सेना। तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक हमेशा याद कर ले, ठीक है ना। तो मरजीवा मुद्रा राक्षस का है, बिल्कुल सही है। वामाचार जो है वो हमीदुल्ला का नहीं है। वामाचार किसका है? रमेश बख्शी का है। तो उत्तर हमारा ये रहेगा। रात रानी लक्ष्मी नारायण का है, बिल्कुल सही है। बकरी सुरेश्वर दास सक्सेना का, बिल्कुल सही है। वामाचार किसका है? रमेश बख्शी का है। रमेश बख्शी का देवयानी से कहना है कि तीसरा हाथी वामाचारी है। रमेश बख्शी का देवयानी से कहना और तीसरा हाथी वामाचार, ये इनके नाटक थे। किसके? रमेश बख्शी के। प्रश्न संख्या 51 क्या है? प्रश्न संख्या 51, हिंदी नवजागरण क्या है? हिंदी नवजागरण के भारतेंदु युगीन साहित्यिक परिवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत कथन है। अब ये तीसरा क्वेश्चन आ गया जो मैं कह रहा था कि अलग प्रकार का हो सकता है, जिसके लिए बच्चे को सोचना पड़ता है। प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण भक्ति और नीति को प्रमुख वर्ण्य विषयों के रूप में ग्रहण किया गया। हिंदी नवजागरण के भारतेंदु युगीन साहित्य में भारतेंदु युगीन साहित्य प्रवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत है। हिंदी नवजागरण के भारतेंदु युगीन साहित्यिक प्रवेश पर पड़े प्रभावों की दृष्टि से असंगत कथन है। प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण भक्ति और नीति को प्रमुख वर्ण्य विषयों के रूप में ग्रहण किया गया, बिल्कुल नहीं है। यही उत्तर है। प्रकृति का आलम्बन रूप का चित्रण हुआ था। भक्ति और नीति प्रमुख वर्ण्य विषय बिल्कुल नहीं थे। इनका वर्ण्य विषय था वो था राजा का वर्णन या राजा की प्रशंसा या फिर राष्ट्र की प्रशंसा, दो मुख्य विषय थे। भारतेंदु ने जातीय संगीत अर्थात लोकगीत की शैली पर लिखे, बिल्कुल सही है। नाटक लिखे थे, रचनाएं भी लिखी थी इन्होंने। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका, ये भी सही है। विषय का चयन में व्यापकता और विविधता का प्रसार हुआ, सही है। तो ये क्या है? उत्तर जो रहेगा 1 रहेगा। 51 का उत्तर 1 रहेगा। चलते हैं 52 पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में इनमें से किसे स्थान नहीं दिया है? श्रद्धाराम फुलेरी, सैयद इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल। तो किसे नहीं दिया है? श्रद्धाराम फुलेरी को स्थान नहीं दिया है, इन तीनों को दिया है। इंशाअल्लाह खां को, सदल मिश्र को, सदा सुखलाल को और लल्लू लाल को। ये चारों क्या थे? लेखक चतुष्टय थे। ये क्या थे? लेखक चतुष्टय। तिरपन, निम्नलिखित कृतियों में से जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृति है। कितना आसान है, इससे आसान क्या हो सकता है? ठीक है ना। और फिर नाम भी कोणार्क। अब नाटक पढ़ो और कोणार्क ना पढ़ो, फिर क्या हो सकता है? ठीक है ना। तो उत्तर है कोणार्क। हानुष किसका है? भीष्म साहनी का है। टूटते प्रवेश किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। आलमगीर किसका है? यह भी भीष्म साहनी का नाटक है। कारवां, अब देखो एकांकी न पढ़ो और कारवां न पढ़ो। कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद। 4 नंबर उत्तर है। 4 नंबर भुवनेश्वर प्रसाद। प्रश्न संख्या 55, बकलम खुद निबंध संग्रह के रचनाकार है। बकलम खुद, हाँ ये आ गया 4 नंबर क्वेश्चंस, जो थोड़ा सा टफ हो सकता है। अगर पढ़ा है तो हो सकता है इतना टफ नहीं है, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन है। पर हो सकता है कि ये रचना जो हम हरदम सामने नहीं आती है, बकलम खुद जो है निबंध संग्रह की रचना कर, हो सकता है मेरे सामने ना आए या आपके आगे हो या ज़्यादातर लोगों के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अमृत राय, रामदर्श मिश्र नामवर्षी है। श्रीलाल शुक्ल अंतरित कौन है? रामदर्श मिश्र की। नहीं, रामदर्श मिश्र बोल दिया क्या मैंने? बकलम खुद नामवर सिंह की है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता। नामवर सिंह की है। 56 नंबर, इनमें से किसे, ये आ गया 5वां क्वेश्चन।
जो हो सकता है थोड़ा सा टफ है, जो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। इनमें से किसे द्विवेदी युगीन भावात्मक निबंध लेखकों में प्रमुख स्थान प्राप्त है? भावात्मक निबंध लेखकों में, भावात्मक निबंध और क्या है? द्विवेदी युगीन है। बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो द्विवेदी युग नहीं है। ठीक है ना? बाबू गुलाब राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, तो कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो शायद उस समय द्विवेदी युग में श्याम सुंदर दास भी नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं थे, अध्यापक पूर्ण सिंह ही है। उत्तर है इसका अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। अब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, जब उपन्यासकार की बात करते हैं तो सीधे सीधे अलग अलग उपन्यासकार आते हैं कि मार्क्सवादी उपन्यासकार, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, और विशेष करके सबसे बड़ा जो विभाजन है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जरूर आता है। जनेंद्र आते हैं उसके अंदर सबसे पहले, फिर इलाचंद्र जोशी आते हैं और फिर अज्ञ आते हैं। प्रमुख रूप से ये 3 लोग आते हैं। तो यहाँ कौन कौन दे रखे हैं? इलाचंद्र जोशी भी दे रखा है और डॉक्टर देवराज बिल्कुल सही है, जनेंद्र भी है। मनमंथ गुप्त जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। प्रश्न संख्या 58, उपन्यास और उपन्यासकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? सुमेलित है, ध्यान रखना, क्या है? सुमेलित है। दुर्त रसिकलाल, ये तो नहीं है। जहाज का पंछी, ये भी नहीं है। जहाज का पंछी किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। दुर्त रसिकलाल किसका है? लज्जाराम मेहता का है। ठीक है ना? किसका है? लज्जाराम मेहता का है। नीला चांद, ये बिल्कुल सही है, शिव प्रसाद सिंह का है। अनामदास का पोथा, ये भी नहीं है, क्योंकि अनामदास का पोथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलते हैं प्रश्न संख्या 59 पर। आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। क्या है? आत्मकथा नहीं है। इनमें से जो विधाएं दे रखी उनमें से आत्मकथा नहीं है। हमें आत्मकथा नहीं है वो देखनी है। सहचर्य रहस्यमय रामदास मिश्र की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। जुठ ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है। अनल पाखी अंकित नारवाल, ये नहीं है। ये किसकी है? ये जीवनी है। क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? नामवर सिंह की जीवनी है। अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान की प्रभा खेतान, नन्या से नन्या, इस तरह से मैंने याद भी करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। अब इसमें क्या कठिन है? आपको कोई नहीं आता, चाहे आता है नहीं आता मैं आप छोड़ दो चाहे, लेकिन आपको एक तो आता ही होगा कि तिरस्कृत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जुठन है, वैसे सूरजपाल चौहान का तिरस्कृत है, ये महत्वपूर्ण है। किसका है? सूरजपाल चौहान का। ये जो तिरस्कृत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो सीधे सीधे उत्तर आ जाता है तिरस्कृत जो है वो असंगत है, क्योंकि ये सूरजपाल चौहान की है। बाकी आती हो चाहे नहीं आती हो, ठीक है ना? कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस के उत्तर आप पकड़ सकते हो, तो ये कठिन नहीं है। प्रश्न संख्या 61, कवि और काव्य की रचना की दृष्टि से, अब कवि और काव्य, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, नींद के बादल, ठीक है ना? असंगत विकल्प मैंने देखना है। अपूर्वा, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में, तो ये तो सही है। अज्ञ, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, बिल्कुल सही है। गिरिजा कुमार माथुर, मंजीर, शिला पंख चमकीले, बिल्कुल सही है। नाश और निर्माण, धूप के धान आदि। नागार्जुन, उस जनपद का कवि हूं, तुम्हें सौंपता हूं, नहीं, ये नागार्जुन की नहीं है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? त्रिलोचन की है। किसकी है? ये त्रिलोचन की है। दोनों की दोनों रचनाएं, तो कोई समस्या नहीं है। उत्तर है 4। उत्तर क्या है? 4 है। अब प्रगतिवाद, इतना छोटा सा प्रगतिवाद है सबसे, मैं कहता हूं कि और कोई याद कर, प्रगतिवाद जरूर याद कर लो, क्योंकि प्रगतिवाद से संबंधित अगर कोई रचना आती है तो उनको तो कम से कम बाहर निकाल फेंको। अब ये प्रगतिवाद का क्वेश्चन है। प्रगतिवाद इतना सा है, उसकी प्रत्येक रचना की विशेषता सब कुछ याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। सबसे आसान काल जो है वो प्रगतिवाद है।
62। छायावादी काव्य के संबंध में असंगत कथन है। विदेशी दास्ता के प्रति विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। ऐसा तो कुछ था नहीं इसके अंदर, तो विदेशी दास्ता के खिलाफ तो द्विवेदी युग तक तो कोशिश की थी, फिर यहाँ बंद हो गया था, इसके बाद प्रगतिवाद आया था, फिर शुरू हो गया था। विषय, भाव, भाषा, छंद आदि क्षेत्रों में मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। देखना क्या है, असंगत देखना, तो ये तो सही है। विषय, भाव, भाषा, छंद आदि पर तो इन्होंने जितना काम किया था उतना किसी ने नहीं किया था। इनके काव्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति व्यापक मानवीय स्तर पर हुई, बिल्कुल सही है। कामायनी हो गई, राम की शक्ति पूजा हो गई, तुलसीदास हो गया, महादेव वर्मा की रचनाएं हो गई। इस युग के काव्य में द्विवेदी युग नैतिकता और स्थूलता की, बिल्कुल सही है। नैतिकता और स्थूलता, अत्यधिक नैतिकता और स्थूलता जो थी, ठीक है ना, उसके प्रति इसको कहा भी गया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद था स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। किसने कहा था? नगेंद्र ने कहा था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है ना। विदेशी दास्ता के प्रति, तो विदेशी दास्ता, ये फिर एक ही बचता है, तो उत्तर हमारे पास यही है, क्योंकि ये नहीं था विदेशी दास्ता का कोई ऐसा, उसके अंदर हमने देखा नहीं था कि विदेशी दास्ता के खिलाफ कोई ऐसी रचना, मुझे याद नहीं आ रही है। किस काव्य धारा ने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक यथार्थवाद किस काव्य धारा में था, मुझे बताओ। प्रगतिवाद, नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, ठीक है ना। क्या छायावाद में था? बिल्कुल नहीं था। प्रयोगवाद में यथार्थवाद था? नई कविता में था, प्रयोगवाद में था, पर उस लेवल पर नहीं था। व्यक्तिगत स्तर पर था, सामाजिक स्तर पर यथार्थवाद नहीं था। नई कविता में था, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर था। प्रगतिवाद में भी था, लेकिन क्या है, किस काव्यधारा में सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कहाँ आया था? प्रगतिवाद में, तो उत्तर हमारा रहेगा एक, प्रगतिवाद, ठीक है ना। सर्वप्रथम यथार्थवाद, क्योंकि इससे पहले क्या था, भारतेंदु काल था, उसमें यथार्थवाद नहीं था। दोनों पासा चालता, एक पासा राष्ट्र की सेवा और दूसरे राजा की सागर प्रशंसा करते हैं, सागर राष्ट्र की भी करते, दोनों चीजें एक साथ चला रहे थे, ठीक है ना। और क्योंकि डर बहुत अधिक था ना। उसके बाद क्या आया, भारतेंदु काल के बाद, भारतेंदु काल से पहले तो राष्ट्र वगैरह यथार्थवाद की कल्पना ही छोड़ दो। और उसके बाद भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी युग आया, तो उसमें भी यथार्थवाद नहीं था। उसके बाद देवी देवता ये सब बड़ी बड़ी बातें करते थे, ठीक है ना, नैतिकता बढ़ चढ़ कर गई थी। उसके बाद छायावाद आया, छायावाद से इसका कोई लेना देना। उसके बाद प्रगतिवाद आया, तो सबसे पहले यथार्थवाद यहीं से था। प्रश्न संख्या 64 क्या है? प्रश्न संख्या 64 काफी लंबा हो जाता है पेपर, गला दुखने लग जाता है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं एक क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? कुंवर नारायण की कृति, आत्मजयी की कथा वस्तु, कठोपनिषद की, यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। असंगत पूछा है, बिल्कुल सही है ये तो। आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह में सर्वेश्वर दास सक्सेना ने आत्महत्या के कारणों का मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है। मनोवैज्ञानिक व्याख्या तो नहीं है, आगे और देख लेते हैं। कई बार आगे देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ऐसे कोई ज़्यादा को नज़दीक देखना, कोई एकदम बिल्कुल ही सीधा उत्तर ही मिल जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं गीत फरोश, सतपुड़ा जके जंगल आदि लोकप्रिय कविताएं हैं। यह भी सही और नहीं सही हो सकता है, क्योंकि दूसरा सप्तक में संकलित, मुझे तो पता है, मैं बच्चे के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने तो इनके नरेश मेहता ने संशय की एक रात में, यहाँ जो दूसरा सप्तक में ये है या नहीं है, ये तो बच्चों को पता होगा कि गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल आदि लोकप्रिय कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। पढ़ने वाले बच्चे को इतना पता होगा, लेकिन दूसरा सप्तक में ये संकलित है या नहीं है, ये नहीं बता सकते, ठीक है ना। ये थोड़ा मुश्किल है। नरेश मेहता ने संशय की एक रात में युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया है। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बातें रहेगी दो में, ठीक है ना, ये भी सही है। इन दो के अंदर, 2 और 3 के अंदर आप देख सकते हो कि क्या हो सकता है 2 और 3 के अंदर। तो आत्महत्या के विरुद्ध, अगर आपने आत्महत्या के विरुद्ध पढ़ा है
काव्य संग्रह सूर्य विश्वविद्यालय सक्सेना का, तो आपको पता चलेगा कि आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं है, राजनीतिक व्याख्या है। और वैसे भी सूर्य विश्वविद्यालय सक्सेना के जो नाटक है वो राजनीति पर व्यंग्य करने वाले नाटक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक क्योंकि ये मनोविश्लेषणवादी नहीं थी, ये राजनीतिक नाटककार थे। राजनीति पर सूर्य विश्वविद्यालय सक्सेना ने अधिक लिखा, चाहे बकरी है, गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, ठीक है ना, ये सारी की सारी, ठीक है ना, कौन कौन सी, बकरी है, गरीबी हटाओ और कल भात आएगा, भों भों खो खो, इस तरह के इन्होंने जो नाटक लिखे थे वो सारे के सारे राजनीति पर लिखे थे, इसलिए राजनीति से संबंधित है। उत्तर हमारा 2 रहेगा। प्रश्न संख्या 65, विभावादि के साधारणीकरण की सिद्धि भावुकत्व व्यापार से। अब भावुकत्व वाला सीधे सीधे हमें पता होना चाहिए क्या है। शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, तो कौन है बताइए। चलो एक का उत्तर आप दीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बताइए, सबसे आसान है ये, जाते ही सबसे पहले वही आएगा। रस में जाओगे ना, साधारणीकरण वाले में जाओगे तो सबसे पहले ये आएगा भट्टनायक। क्या रहेगा, भट्टनायक। काव्य हेतु के संबंध में असंगत कथन है। प्रश्न संख्या 66, काव्य हेतु के संबंध में असंगत है। काव्य हेतु पर बहुत बड़ी वीडियो बनाई गई है, उसी से आया है। प्रतिभा को शक्ति और अभ्यास को निपुणता भी कहा जाता है। लो जी, उत्तर तो आ गया। क्या पूछा है, असंगत, ठीक है ना। प्रतिभा को शक्ति कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अभ्यास को निपुणता कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। निपुणता किसको कहा जाता है, व्युत्पत्ति को कहा जाता है। निपुणता किसको कहा जाता है, व्युत्पत्ति को निपुणता कहा जाता है। और किसके अनुसार ये 2-2 नाम किसने दिए थे, ये 2-2 नाम दिए थे, मम्मट ने नाम दिए थे। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा था और व्युत्पत्ति को निपुणता कहा था और उसके बाद अभ्यास रखा था। इस तरह से ये चलता है। अभ्यास से कवि की रचना अधिक परिपक्व एवं अभिव्यक्ति सौंदर्य से पूर्ण होती है, ये तो बिल्कुल सही है। व्याकरण, काव्य शास्त्र आदि के अध्ययन से कवि अपनी कृति को अधिक उपयोगी, सुंदर एवं गंभीर बना सकता है, इसे व्युत्पत्ति कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिभा ही काव्य उत्पत्ति का मूल कारण मानी गई है, बिल्कुल सही है। भारत में 1936 में प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन, अब इससे आसान क्या होगा, प्रेमचंद। इस पर बहुत बार इस पर आता है क्या कि प्रगतिवाद के प्रथम अध्यक्षीय भाषण में जो कुछ भी प्रेमचंद ने कहा था वो उनके कुछ विचार निबंध संग्रह में संकलित किया गया है। तो ये बार आता है। तो किसने की थी अध्यक्षता, प्रेमचंद जी ने की थी। किने प्राकृत जन गुण गाना, किने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछिताना। तुलसीदास के मत अनुसार सरस्वती जी कब पछताने लगती है। तुलसीदास के मत अनुसार सरस्वती जी कब पछताने लगती है, जब संसारिक बुद्धि वाले लोग कविता सुनने लगते हैं। इसमें तो क्यों पछताएगी, जब प्राकृत भाषा में ईश्वर की कथा कही जाती है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। प्राकृत भाषा में जब संसारिक मनुष्य साधारण कवि का गुणगान करने लगते हैं, कवि का गुणगान करने में कोई समस्या नहीं है। जब कवि संसारिक मनुष्यों का गुणगान करता है, बिल्कुल सही है। जब कवि संसारिक मनुष्यों का गुणगान करता है तब क्या है, सरस्वती गिरा का मतलब होता है सरस्वती, लगत पछताना। सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैंने इसलिए इसको ज्ञान दिया था कि ये संसारिक लोगों की प्रशंसा करने लग जाए। मतलब जो राजाओं की प्रशंसा, हंसे न बोले उन्मनी, न हंसती है न बोलती है, उन्मनी हो रखी है, मतलब बेमनी सी हो रखी है। चंचल मेलिया मारी, और चंचलता जो है वो मार कर रख दी है। कहे कबीर भीतरी विद्या, कबीरदास जी कह रहे हैं भीतर का भीतर ही बिद गया, पता नहीं चला, अंदर का अंदर कुछ हो गया है, हो क्या गया ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सतगुरु के हथियार, सतगुरु ने ऐसा हथियार चलाया कि अंदर का अंदर ही कुछ हो गया है। इस साखी में प्रयुक्त उन्मनी शब्द का सांकेतिक अर्थ है। अब सीधा सीधा सांकेतिक अर्थ है तो ये तो हमें आना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की अवस्था, सांकेतिक अर्थ
नहीं है, बाकी सारे संकेतिक अर्थ है, एक नहीं है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था बिल्कुल सही है, आत्म साक्षात्कार तो उसे हो गया है, उन्मनी हो गई है, सारी चीज़ें चली गई, गुरु का ज्ञान, गुरु के हथियार से उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। मन का अस्थिर हो जाना, मन अस्थिर नहीं होता, गुरु का ज्ञान प्राप्त होने पर मन स्थिर हो जाता है, अस्थिर नहीं होता। अतः उत्तर है 2। आगे और देख लेते हैं। मन की संकल्प विकल्पात्मक प्रकृति समाप्त हो जाती, बिल्कुल सही है, मतलब कुछ भी नहीं रहता, एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। मन और प्राण एक हो जाना, बिल्कुल सही है, ये भी मन और प्राण एक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है मन का अस्थिर हो जाना, मन अस्थिर नहीं होता, मन स्थिर हो जाता है गुरु के ज्ञान से, अस्थिर नहीं होता, स्थिर हो जाता है गुरु के ज्ञान से। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक मन जो है वो स्थिर रहता है। लोंजाइनस के उदात्त तत्व की सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? लोंजाइनस के उदात्त तत्व तत्वों में सर्वाधिक, अच्छा जो स्त्रोत दिए हैं, स्त्रोत में सर्वाधिक महत्व किसे दिए हैं? प्रबल भावोवेगों की प्रेरणा, अलंकारों की समुचित योजना, अभिजात पद रचना, महान और पुष्ट विचारों के धारण है। तो महान में पुष्ट विचार, उत्तर 4 आएगा, महान और पुष्ट। अब देखो उदात्त, उदात्त का मतलब क्या है? उच्च विचार। तो क्या है? महान और पुष्ट विचार एक ही बात है ना। तो जब नाम उदात्त दिया है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा महत्व किसको होगा? उदात्तता को होगा। उदात्तता क्या है? महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमता, वो उदात्तता होती है, ठीक है। ओरे ओप कनी कनु गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। उपयुक्त दोहे में कनी कनु का क्या अर्थ है? तो कनी कनु का सीधा सीधा शब्दार्थ पूछे, आंख की पुतली। आप जाओगे, जाते ही उसमें बिहारी ससई के अंदर सीधा सीधा दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा व्यक्त कविता विषयक विचारों की दृष्टि में असंगत है। ये ठीक है भैया, मैंने 5 बताया था, ये 6 नंबर आ गया, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर ठीक था। कविता क्या है? निबंध में आचार्य शुक्ल द्वारा व्यक्त कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत है। जबकि पढ़ोगे तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा ठीक दिया है। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, बिल्कुल सही है, ये तो असंगत नहीं है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, ये भी सही है, स्पष्ट लिखा हुआ है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाने कविता का अंतिम लक्ष्य है, ये नहीं है। उत्तर है 3। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ मन को ही, ये सब कभी नहीं हुआ। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भूमि पर ले जाती है, बिल्कुल सही है। अब देखो बाकी 3 जो है वो इतने सही है, 1 2 3, कि ये अपने आप ही गलत हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो उत्तर हमारा 3 है। प्रश्न संख्या 73, 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाले रखे था, पर आज भ्रम के छलना के सारे चाल। अब कल परसों ही करवाया था, उसके अंदर आया था क्या नाम था, ये पूरी कहानी करवाई थी, 2 करवाया था, सारांश के अंदर पूरी कहानी करवाई थी। उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा गया था कि ये किसके लिए, दोनों को अलग अलग बांट कर लिखा गया था। आपने नहीं पढ़ाया तो आगे व्याख्याता की परीक्षा उसमें भी आने वाली है, यही सच कहानी, और वहाँ से जाके यूट्यूब पर देख लेना, यही सच्चा कहानी का सारांश कराया गया है। कोई भी कहीं भी किसी भी किताब का क्वेश्चन उस सारांश से बाहर आ जाए तो मुझे बता देना। 2.5 साल से मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाले रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे छाले जाले छिन्न भिन्न हो गए हैं। कथा नायिका यही सच्चा, यह बात किससे कही है, किससे कह रही है? संजय से। अब संजय से कह नहीं रही है, वास्तव में मन ही मन में बात कर रही है। संजय से तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है, वो मन ही मन में बात कर रही है, क्योंकि जब वो निशित से मिलकर आती है तो उसको ऐसा लगता है, पहले जब वो निशित उसको छोड़कर चला जाता है तब उसको ऐसा लगता है कि निशित जो है वो उससे बहुत भयंकर नफरत करती है, बहुत घृणा करती है। लेकिन जब फिर निशित से मिलना हो जाता है, पूरी बात नहीं बताऊंगा मैं, आंसर की बताने है, घृणा हो जाती है। लेकिन जब फिर निशित से मिलना हो जाता है, कलकत्ता में जाकर, कानपुर से कलकत्ता जाती है इंटरव्यू देने के लिए, फिर मिलना हो जाता है, तो उस वक्त क्या है, उसको पुनः निशित से प्रेम हो जाता है। निशित हालांकि ऐसी कोई बात नहीं करता, लेकिन उसे लगता है कि उसे निशित से प्रेम होगा, उसे लगता है कि संजय के साथ उसने जो समय बिताया था वो बिल्कुल एक तरह से अलग था। तब वो मन ही मन में ऐसा कहती है कि 2.5 साल तक तुम्हें भ्रम में डाले रखा था, आज भ्रम के छलने, आज भ्रम दूर हो गया, मुझे लग रहा है कि वास्तव में मैं निशित से प्रेम करती हूँ, संजय से नहीं करती। लेकिन अंत में फिर वो
संजय से ही प्रेम करने लग जाती है। ये पूरी कहानी आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, सब कुछ निःशुल्क है। हिंदी भाषा की बोलियों उपबोलियों के संबंध में असंगत है। हिंदी भाषा की बोलियों उपबोलियों के संबंध में असंगत है। 74 नंबर प्रश्न, मगही बोली का प्रतिष्ठित रूप गया जिले में बोला जाता है। इसके सीमांत रूपों पर उड़िया और बंगाली का प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली बुंदेली का विकास मागधी अपभ्रंश हुआ है। डॉक्टर गिरीश ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा था, लेकिन भिल्ली को इसके अंतर्गत नहीं रखा। ये तो सही है। खड़ी बोली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसे कोरवी भी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। मगही बोली का प्रतिष्ठित रूप गया जिले में बोला जाता है। इसके सीमांत रूपों पर उड़िया और बंगाली का प्रभाव है। मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी, उड़िया बंगाली, ये भी सही है। उत्तर है ये। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाने वाली बुंदेली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी से नहीं हुआ है। ये किससे हुआ है? अर्ध मागधी से हुआ है। ब्रज बांगरू बुंदेली, ब्रज बांगरू बुंदेली शोर से नहीं हुआ। ब्रज बांगरू बुंदेली, ठीक है ना। कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज बांगरू बुंदेली, ये सारे किससे? शोर से नहीं हुए। खड़ी बोली, ब्रज बांगरू बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है ना। तो मागधी से नहीं होकर, तो उत्तर है 2 हमारा। निम्नलिखित में से किसे नागरी लिपि का दोष कहा जाता है? किसे नागरी लिपि का दोष कहा जाता है? एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह, ये बिल्कुल सही है। ये दोष है, वास्तव में ये दोष है। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका दोष है। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप है, बिल्कुल सही। ये इसका दोष कैसे? ये तो गुण है। हश्व तथा दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह है, बिल्कुल सही है। वर्णमाला का वर्गीकरण किया गया, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, बिल्कुल सही है। आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, बिल्कुल आसान सा है, अपनी किताब में पढ़ा मिल जाएगा। 7200 नाम से किताब है। अब जो किताब आएगी वो और ही 10 होगी। अरुण और मधुलिका के लिए, अरुण के लिए वो कहती है, अपनी किताब में क्वेश्चन उसमें ऐसा लिखा गया है कि आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, इस पंक्ति में नंदन विहारी किसे कहा गया है? तो उत्तर के रूप में मैंने अरुण दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तो आसान है वैसे, अब क्या कहूँ, मेरी तेरी क्या किताब है, किसी भी किताब में जाकर देख लो, इतना कोई नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लगभग ये सीटें कम है, नहीं तो लगभग मतलब हर किताब में से मिल जाएगा ये क्वेश्चंस, इतनी बड़ी बात नहीं है। लगभग किताबों में सिंपल से तो क्वेश्चन है। क्या है अब ये क्वेश्चन? अगर किताब में नहीं मिलते तो फिर क्या मिलेगा? अक्षोहिणी शब्द का सही विच्छेद होगा तो क्या होगा? बिल्कुल आसान है, 3 नंबर, अक्षधन ओहिनी। किस समासिक पद का विग्रह नहीं हुआ है? सही नहीं हुआ है, तो ये भी बिल्कुल आसान आया था, कोई समस्या नहीं थी। पराधीन, पर के अधीन, बिल्कुल सही है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, बिल्कुल सही है। दूरागत, दूर से आगत, बिल्कुल सही है। रण विमुख, रण में विमुख, रण में विमुख नहीं, रण से विमुख होता है, तो उत्तर हो गया 4। 89 हो गया, प्र उपसर्ग से निर्मित है, शब्द नहीं है, प्र उपसर्ग से। अब प्र से निर्मित नहीं है। अब सबसे पहले का प्रत्युपकार, तो क्या होगा? प्रतिधन उपकार, तो उत्तर यही आ गया, आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आगे वाले सारे प्र के ही होंगे, ज्यादा किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है, प्रत्यय के योग से बना विशेषण शब्द है। पहले तो ये देखो कि विशेषण कौन सा है। विशेषण सौंदर्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है, बचपन भी भाववाचक संज्ञा, मानवता भी भाववाचक संज्ञा, कुलीन जो है वो विशेषण है, और वो एक ही विशेषण है, तो वो किसके बने? प्रत्यय के योग से बना होगा, ठीक है ना। किसके? कुल धन इन प्रत्यय के योग से बना है, तो ये एक ही है। सौंदर्य क्या है? सुंदर धन, यह है सौंदर्य। बचपन क्या है? बच्चा प्लस पन होगा। मानवता, मानव प्लस ता, मानवता, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ये जो है भाववाचक संज्ञा है, तीनों के तीनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनकी भी एक ट्रिक है, लेकिन अभी अपने पास इतना समय नहीं है। परि उपसर्ग से निर्मित नहीं है, परि उपसर्ग से, परि से
परिधन अप्त पर्याप्त, परिधन कर्मा, परिधन ये रहा प्रत्यक्ष हो गया, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष। तो उत्तर क्या है? प्रत्यक्ष जो है बिल्कुल सीधे सीधे पड़े हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रति वाले तो लगभग हर बच्चे को आते होते हैं। जो उपसर्ग जो क्या नाम प्रत्यय उपसर्ग जो होते हैं, परि वाले जो उपसर्ग होते हैं, प्रति वाले उपसर्ग जो वो हर बच्चे को आते हैं, वो सब अलग कर लेते हैं, दोनों में प्रति आए हैं, तो बिल्कुल आसान है ये। 82 नंबर, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? अब विलोम शब्द युग्म है, अब देखो इससे आसान क्या होगा, ठीक है ना, आज्ञा का विज्ञा। सेंधव, वाजी और घोटक किसके पर्यायवाची है? सीधी सी शब्द है। सेंधव, वाजी और घोटक कोई भी बता देगा किसके हैं? अशु के हैं। किसके हैं? अशु के। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है अहंकारी, गुच्छ, श्रद्धेय, भारी। अहंकारी भी हो सकता है, श्रद्धेय भी, श्रद्धेय तो होता ही होता है, भारी बड़ा होता ही है, गुच्छ नहीं है। उत्तर क्या है? गुरु का गुच्छ नहीं है, अर्थ नहीं है जो गुच्छ नहीं है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? अपने को क्या देखना है? असंगत। सोना, कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम, ये तो सही है। सूर्य, म्यूक, ये नहीं है। 2 नंबर उत्तर है। म्यूक का मतलब क्या होता है? किरण। प्रभा का मतलब चांदनी। मगवा का मतलब इंद्र। अरणव का मतलब याद नहीं आ रहा मुझे। देवता वगैरह ये तो बाकी सारे सही है। देवता का अमर, निर्जर, सुर, विबुद्ध, बिल्कुल सही है। रात्रि का निशा, यामिनी, विभावरी, सर्वरी। 86 नंबर, असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए है। असंभव कार्य करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। आकाश के तारे तोड़ना, आग लगने पर कुआं खोदना, आसमान से बातें करना, आग से खेलना। असंभव कार्य करना, अब आग लगने पर कुआं खोदना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आसमान से बातें करना ये आएगा, तेज गति के लिए आसमान से बातें करना होगा, इसलिए ये भी नहीं है। आग से खेलना खतरों से खेलना हो जाएगा। तो असंभव कार्य करना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। जिज्ञासा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? सीधा सीधा जीतने की इच्छा। जिज्ञासा क्या है? जीतने की इच्छा। जीवन की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। भोजन की इच्छा क्या होती है? बुभुक्षा। 88 नंबर, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म अर्थभेद सुसंगत नहीं है? किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक एक जैसे देखने में लग रहे हैं लेकिन वो संगत नहीं है? अनल का आग और अनिल का हवा, ये तो सही है। द्वीप का टापू और द्वीप का हाथी नहीं। द्वीप का टापू होता है और द्वीप का हाथी होता है। उत्तर है 2। निहत का मरा हुआ, नष्ट, और निहित का संलग्न, बिल्कुल सही है। अब्ज का मतलब कमल होता है, आता ही है कमल में, और अब्द का मतलब बादल। प्रश्न संख्या 89, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा है? घनिष्ठ, प्रदर्शनी, तिलांजलि, गरिष्ठ। तो कौन सा है? घनिष्ठ। वैसे ही हम इसको बोलते हैं घनिष्ठ। टै की जगह क्या आएगा? ठ आएगा। प्रश्न संख्या 90, प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहां भी क्या देखना है? शुद्ध ही देखना है, अशुद्ध नहीं देखना। अभ्यस्त, अशुद्ध, यह तो तय होता है। केंद्रीकरण, आजीविका, आजीविका नहीं, आजीविका होता है, यह अशुद्ध है, यह भी अशुद्ध है। इकट्ठा, टय आता है, यह भी अशुद्ध है। तो कौन सा बच गया? केंद्रीकरण।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, किसका करना है? शुद्ध वाक्य का चयन। देख लेते हैं क्या है शुद्ध वाक्य। वे दान में विकट रूप से प्रसिद्ध है। दान देने में विकट रूप से, तो विकट नहीं आएगा, इसलिए ये तो क्या है? शुद्ध वाक्य चुनना है, ये तो अशुद्ध है। उसने आग्रहपूर्वक कहा, आग्रहपूर्वक कहा, ठीक है जी, हो सकता है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, भारी भरकम की जरूरत नहीं है, ये अशुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर, घोर हो ही नहीं सकता, घनिष्ठ हो सकता है, तो कौन सा उत्तर है? उसने आग्रहपूर्वक कहा, उत्तर संख्या 2। प्रश्न संख्या 92, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहां भी शुद्ध ही पूछा है। शुद्ध शब्दों के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? द्वारका, मैथिली, महात्म्य, अहल्या, तो मैथिली सही नहीं है। मैथिली के अंदर थी की मात्रा, ये चेंज रहेगा, मैथिली में से आता है मैथिली। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं ना। पूजनीय, प्रशंसा, मध्याह्न, मध्याह्न है, ये से नहीं आता। मध्याह्न कैसे लिखा जाएगा? मैं, ध, या, है, आधा और न, मध्याह्न। अंतर्ध्यान, ये भी गलत है, अंतर्धान होता है सीधा ही। युधिष्ठिर, अंत्याक्षरी, पारितोषिक, प्रज्वलित, ये गलत है। प्रज्वलित, दो जय आधे आएंगे दोनों के दोनों। मिष्टान, शाप, निर्वलम, अतिथि, ये बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर होएगा 4, क्योंकि इन दोनों में एक गलती इसमें हो गया, एक इसमें 2 गलत हो गए, इसमें 1 गलत हो गया, तो ये उत्तर नंबर है 4 हमारा उत्तर जो है शुद्ध है। सारे शब्द इसके अंदर शुद्ध है। प्रश्न संख्या 93, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य तो बड़ा आसान होता है छांटना, पिछला भी बहुत ज़्यादा आसान था, ये भी आसान रहेगा। चरखा काटना चाहिए। अब चरखे का क्या काटना? चरखा थोड़ी काटा जाता है, चरखे पर सूत काटा जाता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये तो सही है। यह कविता अनेकों, अनेकों कभी नहीं होता, अनेक ही होता है। केवल केवल क्या होता है? अनेक ही होता है। अनेक अपने आप में पर्यायवाची है, तो फिर अनेकों करने की जरूरत क्या है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, फिर हो सकता है नहीं आ गया तो फिर सकता कैसे होगा? ठीक है ना। तो उत्तर क्या रहेगा? मैं आपके दर्शन करने आया, यही ठीक लग रहा है अपने को, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूं। इसके अंदर कोई अशुद्धि नजर नहीं आ रही। 94 नंबर प्रश्न, परिपत्र की विशेषता नहीं है। परिपत्र की विशेषता नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चंस, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पढ़े नहीं जाते हैं। वैसे अपनी किताब में दिए हुए हैं इससे संबंधित। परिपत्र की विशेषता नहीं है। परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। किसी व्यक्ति विशेष को आदेश अनुदेश देने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र प्राय आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग जारीकर्ता, मंत्रालयिक विभाग, कार्यालय तक सीमित रहता है। बताइए क्या रहेगा? उत्तर नंबर 4। परिपत्र का क्या रहेगा? उत्तर नंबर 4 रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 94 के बाद आया 95। 95 में क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। ये वाक्य 3 वाक्य आगे, कमाल है। ये वाक्य जैसे क्वेश्चन तो कोई एक आधा ही आना चाहिए। अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध वाक्य छांटिए। बताइए कौन सा होगा अशुद्ध? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा। ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री का सामान लौटाया। शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। सब्जी कौन लाने गया है? ग्वाले ने पानी मिलाकर दूध बेचा, ये तो सही है। ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री का सामान लौटाया। ईमानदार तिपहिया चालक ने यात्री का सामान लौटाया, ये भी सही है। शाबाश, हमें तुम्हें गर्व है, सही है। सब्जी कौन लाने गया? कौन आया? क्वेश्चनवाचक चिन्ह आना चाहिए, तो यही है, उत्तर रहेगा 4। अच्छा 1 मिनट, इसका क्या था? परिपत्र की विशेषता नहीं, परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जा सकता,
बिल्कुल सही है। पत्राचार का रूप तो नहीं होता परिपत्र, ये तो सही है। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की उपेक्षा नहीं की जाती। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की, बिल्कुल सही है, इसमें कोई उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि पत्र नहीं है तो फिर उत्तर कैसे होगा। किसी व्यक्ति विशेष को आदेश अनुदेश देने के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष को अनुदेश देने के लिए नहीं होता। उत्तर इसका 3 रहेगा। परिपत्र प्राय आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग जारीकर्ता मंत्रालय विभाग कार्यालय तक सीमित रहता है। ठीक है जी, उत्तर 3 रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 96, नाक का बाल होना का अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना, ध्यान देना, अधिक प्रिय होना। बिल्कुल सही, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। बाकी चीजों का तो कोई मतलब भी नहीं है ना। अकल पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा अकल पर पर्दा पड़ना। जानबूझकर गलती करना बिल्कुल नहीं होगा। अपने को बड़ा होशियार समझने वाला बिल्कुल नहीं है। बुद्धि मारी जाना, सीधा सीधा दिख रहा है, बुद्धि मारी जाना मतलब अकल पर पत्थर पड़ना। कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, बड़े मुहावरे और लोकोक्तियां दिए हैं। कष्ट पर कष्ट आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है ढाक के 3 पात, नहीं, ये तो सदा एक जैसा रहना होता है। नदी नाव सहयोग, कंगाली में आटा गीला, ये है। घर का भेदी लंका डाय, ये तो विश्वासघाती के लिए होता है। कंगाली में आटा गीला, उत्तर नंबर रहेगा 3, कंगाली में आटा गीला। पहले कंगाली थी और उसमें आटा और गीला हो गया, मतलब कष्ट पर कष्ट आ गया। अर्थशास्त्रीय पत्र के संबंध में असंगत है, इनमें विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है। अधोलेख के रूप में आपका शुभेच्छु आदि लिखा जाता है। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है, तो उत्तर रहेगा सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। वर्जित नहीं होता, पूर्णतः वर्जित नहीं होता, चाहे तो कोई लिख भी सकता है। यह है, ये अपठित गद्यांश है, तो ये बिल्कुल ही आसान है। मैं सीधे बता, लेखक के मतानुसार अत्यंत उपयोगी होते हुए भी किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया है। सरसों के फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया है। किस फूल को उचित महत्व नहीं दिया गया है? सरसों के फूल को जो है वो उचित महत्व नहीं दिया गया है। और दूसरा जो है प्रस्तुत गद्यांश में अमर मजरी से किस कवि के सौंदर्य बोध की तुलना की गई है? जयशंकर प्रसाद। किससे? जयशंकर प्रसाद से। और उसके बाद लेखक ने किस फूल को तपस्या में रत पार्वती के समान बताया? चंपा को। किसको? चंपा के फूल को। तो बहुत ही आसान सा था ये गद्यांश जो था, तो कोई समस्या नहीं, सीधे सीधे इसके अंदर उत्तर पड़े थे। जैसे ये देख लीजिए, चंपा तपोरत उमा, उमा का मतलब पार्वती, इस तरह से सीधे सीधे उत्तर थे। ठीक है ना। उसके बाद अपठित पद्यांश की बात कर लेते हैं। 103 से लेकर 105 तक। सभ्यता कहाँ आ गई, कहाँ खड़ा है विशु, जा रहा है किधर, गति रथ विज्ञान कलाओं का किस दिशा उन्मुख इतिहास दे रहा है क्या विकास, क्या शोर समय का है, क्या जोर हवाओं का, क्या यही सभ्यता का वह सुंदर सुखद स्वर्ग है, पड़ा जहाँ पग पग पर मुर्दों का पड़ाव, बिक रहा जा नारी तव रजत के टुकड़ों पर, फूलों के शो पर जा श्रृंगालों का जमाव। तो बहुत ही आसान था ये। पद्यांश में नारी की स्थिति कैसी बताई गई है? चिंतनीय बताई गई है। देखो क्या है चिंतनीय, कैसी है, यहाँ देखो, बिक रहा है जहाँ नारी तव रजत के टुकड़ों पर, नारी तव रजत के टुकड़ों पर बिक रहा है, तो क्या चिंतनीय स्थिति है। फिर पद्यांश में नारी की स्थिति कैसी बताई गई है? चिंतनीय बताई गई है। कविता में रजत के टुकड़ों से कवि का क्या आशय है? लोभ लालच। लोभ और लालच क्या है? लोभ और लालच। 3 नंबर है, लोभ और लालच। पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? शांति, ईर्ष्या, प्रेम। क्या हो सकता है? चिंता, तो चिंता है। केंद्रीय भाव क्या है? चिंता। 2 नंबर उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 106। 106 क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में असंगत कथन है। समाचारों के संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में आसानी। ठीक है, ये तो असंगत नहीं है। अश्लीलता, दुष्प्रचार और अफवाहों का सर्वथा अभाव नहीं, ये असंगत है। इनका अभाव नहीं होता, ये तो फुल बटा फुल होते हैं इंटरनेट पर। ठीक है ना। उत्तर आ गया, आगे किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समाचारों के बैकग्राउंड तैयार करने में तीव्रता, खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग, ये बिल्कुल सही है। मुद्रित माध्यमों में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है। मुद्रित जो लिखा जाता है उस माध्यम में, मुद्रित माध्यमों में लेखनगत विशेषताओं की दृष्टि से असंगत है। मुद्रित माध्यम में भाषा में सहज प्रभाव के लिए तारतम्य की अनिवार्यता, ये तो असंगत नहीं है। संस्कृत शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक शैली पर बल,
समय सीमा और आवंटित स्थान के लिए अनुरूप लेखन, भाषा व्याकरण वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त प्रयोग पर बल, बिल्कुल सही है। ये नहीं है, संस्कृतनिष्ठ वाला नहीं है। संस्कृतनिष्ठ के लिए जरूरी नहीं है संस्कृतनिष्ठ, साधारण बोलचाल की भाषा भी हो सकती है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के संबंध में असंगत कथन है। असंगत कथन और उल्टा पिरामिड शैली, इस शैली में समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें इंट्रो, बॉडी और समापन होता है। इंट्रो, बॉडी और समापन होता है, बिल्कुल सही, यही 3 हिस्से होते हैं। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स खबर के अंत में आता है, ये गलत है। असंगत यही है, क्लाइमैक्स जो है सबसे ऊपर आता है, क्लाइमैक्स जो होता है सबसे, इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली बताते हैं। इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, ये भी सही है। तो असंगत क्या है, 3 नंबर उत्तर है हमारा। फिर आ जाता है 109 नंबर। 109 में क्या, निम्नलिखित में से किस विधा का पत्रकारिता से गहरा संबंध है? तो रिपोर्टाज का। किसका है? रिपोर्टाज का। डायरी लेखन के रिपोर्ट को ही रिपोर्टाज, और वो रिपोर्ट ही पत्रकारिता में जो रिपोर्ट रहती है उसी को काव्यात्मक शैली में रिपोर्टाज के रूप में लिखा जा सकता है। डायरी लेखन के संबंध में असंगत है। डायरी लेखन के संबंध में असंगत है, तो डायरी लेखन में क्या असंगत हो सकता है? इसमें व्यक्ति निरपेक्ष अधिक रहता है। डायरी लेखक समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है, बिल्कुल सही है। समय स्थान डायरी में लिखते हैं ना, अभी जो दे रखा है ना, यही सच है। वो डायरी शैली में लिखी गई, उसमें देखना कानपुर कलकत्ता ये दे रखा है। डायरी लेखक अपनी भावना के प्रति ईमानदार होता है, बिल्कुल सही है। इसमें वो सही सी बातें, भावना, अगर डायरी में लिखा हुआ है कि वो अचानक निश्चित के प्रति, तो वास्तव में कोई भी इंसान ये बात नहीं बताएगा कि जो उसे छोड़कर चला गया, जिसे वो घृणा करते हैं, उससे फिर से प्रेम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये डायरी शैली में हो सकता है। इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, बिल्कुल तात्कालिक। डायरी इसलिए होती है तात्कालिक भावों की संवेदना को व्यक्त करने के लिए। तो इसमें व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता। डायरी शैली में निरपेक्ष कैसे रह सकता है? हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक के साथ, ये थोड़ा कठिन है। हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज, हरि का मतलब क्या होता है? हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सिंह भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है। द्विज का मतलब क्या हो सकता है? उड़े सब द्विज एक के साथ, पक्षी सारे उड़ गए हरि के चढ़ते ही। तो कहने के तात्पर्य यहाँ काव्य में पंक्ति में निज शब्द है, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। तो व्यंजना तो नहीं है, ठीक है ना। रूढ़ी के कारण प्रयोजनवती लक्षणा, अभिधा, काव्य पंक्ति में निहित शब्द शक्ति है। तो यहां अभिधा भी हो सकती है और प्रयोजनवती भी हो सकती है। लक्षणा भी हो सकती है कि शेर के चढ़ते ही क्या है, सारे पक्षी उड़ गए। ज़्यादा अभिधा का ही रहेगा, लेकिन प्रयोजनवती भी हो सकती है। तो थोड़ा बाद में बता दूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में देख लेना, या पिन करके लगा देंगे। निम्नलिखित में से किसी कहानी का आवश्यक तत्व नहीं कहा जा सकता? असंभव कल्पना को नहीं कहा जा सकता। कहानी का आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व, पात्रों का संवाद आवश्यक तत्व है कहानी में। पात्रों का चरित्र चित्रण, कथानक में द्वंद्व होना तो जरूरी होता है। असंभव कल्पना जरूरी नहीं है कहानी के अंदर, जरूरी नहीं है असंभव कल्पना ही की जाए, साधारण भी होती है और साधारण ही होती है। निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है। लक्षणा में क्या होता है? मुख्यार्थ में बाधा होती है, अकथित अर्थ का प्रकाशन, अकथित अर्थ का प्रकाशन तो व्यंजना में होता है, व्यंग्यार्थ का प्रकाशन व्यंजना में होता है, सामान्य अर्थ अभिधा में होता है। तो मुख्यार्थ में बाधा ही लक्षणा होती है प्रमुख रूप से, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। यमक अलंकार का उदाहरण है, यमक अलंकार का उदाहरण है। तो किसमें है यमक अलंकार का उदाहरण? बलिहारी नृप कूप की गुण बिनु। गुण का मतलब 2 अर्थ होते हैं, रस्सी और गुण। जो गुण होता है अच्छाई जो होती है, तो इसके 2 गुण हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा? श्लेष अलंकार हो गया। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा, पूर्णेंदु सा उपमा अलंकार हो गया। यो पर्दे की इज्जत, पर्दे की परदेशी, ठीक है ना, के हाथ बिकानी थी। यहाँ यमक अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? सभंग यमक अलंकार हो गया यहाँ, ठीक है ना। उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत है। तो क्या है उपमा अलंकार की विशेषताओं के संबंध में असंगत? उपमेय और उपमान में साधर्म्य रहने पर भी वे धर्म्य के तत्व विद्यमान रहते हैं। असंगत, वे धर्म्य के तत्व विद्यमान रहते हैं, बिल्कुल से विद्यमान रहते हैं। वे धर्म्य तो रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? असंगत कैसे होगा? क्योंकि जैसे मुख की कल्प, अगर उपमा अगर चंद्रमा से दी जा रही है तो मुख और चंद्रमा में भेद तो रहेगा ही रहेगा। समानता जरूर बताई जाएगी, लेकिन भेद रहेगा। सादृश्य विधान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें साधारण धर्म कहा जाता है। नहीं, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है,
ठीक है ना। साधारण धर्म तूने कहा जाता है जो दोनों में एक जैसी विशेषता होती है, जैसे चंद्रमा भी सुंदर है और चांद मुख भी सुंदर है, तो ये जो विशेषता है। जिस वस्तु का साम्य अन्य वस्तु के साथ स्थापित किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें उपमेय और उपमान में साम्य स्थापन किया जाता है। ये प्रश्न संख्या 116 अभिदा शब्द शक्ति का उदाहरण है। सारा गांव भूखों मर रहा है, ये नहीं है, ये लक्षणा का होगा। दोनों घरों में लड़ाई, ये भी नहीं होगा। तालाब में कमल खिल गया, कोकिल कंठी गा रही है, ये भी नहीं होगा। तो कोकिल कंठी तालाब में कमल खिल गया, 116 करेगा तालाब में कमल खिल गया। 117 का होगा उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में उपमेय उत्कट या प्रधान, जबकि उपमान गौण होता है, बिल्कुल नहीं। उपमान तो हमेशा गौण कभी होता है नहीं, लगभग उपमान ही प्रधान होता है। उपमान उपमा की भांति, तो उत्तर रहेगा 1। उपमा की भांति उत्प्रेक्षा में भी वाचक शब्दों प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। उत्प्रेक्षा में विशिष्ट या कवि कल्पित उपमान की संभावना आवश्यक है। इसमें उपमेय और उपमान में सदृश्य की संभावना की जाती है, बिल्कुल सही है। थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन कोई समस्या नहीं है। किस अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है? ये तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। अभेद आरोप किस में किया जाता है? सीधा सीधा रूपक में किया जाता है। सीधा सीधा किस में किया जाता है? रूपक में अभेद आरोप किया जाता है। उदाहरण में नहीं किया जाता, श्लेष में नहीं किया। वैसे 2 शब्द आते हैं, उपमा में वैसे समान बताया जाता है, आरोप नहीं किया जाता। हरिगीतिका छंद के विषय में सही नहीं है, मतलब असंगत देखना है। चरण के अंत में गुरु लघु सीधा ही आगे पहले ही है। गुरु लघु नहीं, लघु गुरु होता है। चरण के अंत में लघु गुरु होता है। 16-12 पर यति होती है, ये भी सही है, असंगत नहीं है। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरि गीतिका बन जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। तो फिर कौन सा 1 नंबर उत्तर रहेगा? जहाँ गांठ ता रस नहीं, यह जानत सब कोई। इस काव्यांश का सौंदर्य निम्नलिखित में से किस अलंकार पर आधारित है? जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं। श्लेष उत्प्रेक्षा संदेह यमक, तो कौन सा रहेगा? जहां गांठ, कि जहां गांठ है वहां रस नहीं। गांठ का मतलब ये हो गया गन्ने के रूप में, तो ये हो गया कि गन्ने में जहां गांठ होती है वहां। और रिश्तों के संबंध में हो गया कि जहां एक बार रिश्ता टूट जाता है और फिर जोड़ा जाता है, अविश्वास बन जाता है, तो उसमें कभी विश्वास नहीं आ पाता और वहां कभी रस पैदा नहीं होता। एक बार रिश्ता टूट जाने के बाद फिर वो उसके अंदर वो विशेषता नहीं रहती है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते, जहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो ये है इस तरह से हिंदी साहित्य का आज का अपना क्वेश्चंस। जो अन्य जो क्वेश्चंस है 120 से लेकर 30 क्वेश्चन जो है उसके बारे में तो ज़बरदस्ती बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी निकाल नहीं पाए। तो आशा करता हूँ आप सभी का पेपर जो अच्छा हुआ होगा और बहुत से उत्तर सही हुए होंगे और बड़ी उम्मीद लगा रखी होगी। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि एक दिन भी खराब किए बिना आप जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी में जुट जाएं, एक दिन भी खराब ना करें, फिर से लग जाए। अभी आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। मुझे पता है आप अगर एग्ज़ाम देने गए हैं तो आपने तैयारी बहुत ही धुएंधार की होगी और आपने कम से कम, जिसने नॉर्मल तैयारी की उसने भी कम से कम 2 बार कोर्स को कवर किया होगा। और अब उस स्पीड को आप कम मत होने देना। अगर कुछ दिन भी निकल गए, बीच में 5-7 दिन निकल गए ना, तो वापस शुरू से शुरू करना पड़ेगा। उसी स्पीड को बरकरार रखें और लगातार लगे रहें। और ये सोचें कि इस बार सीटें कम हैं, लेकिन आपके लिए कम नहीं है। जो बंदा कितनी है 17 सीटों के लिए, जो बंदा केवल 17 सीटों के लिए लड़ सकता है उसके लिए तो 350 सीटें बहुत होती है। तो आपने लड़ना है और किसी भी कंडीशन के अंदर जीतना है और आप जीत जाओगे बड़ी जी। बिल्कुल भी एक दिन भी समय बर्बाद मत करना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।